आई वॉज प्रोबेबली 12-13 साल का था। सिचुएशन ऐसी थी कि फादर के पास ऑप्शन सिर्फ सुसाइड की थी। अचानक सब कुछ बिक गया, डेब्ट था, केसेस थे, लीगल, पुलिस, हर तरह की चीज़ उस टाइम पे थी। कुछ टाइम हमें नानी के घर भेज दिया गया था, तो हमें नहीं पता था कौन सी कॉल में ये न्यूज़ आ जाए कि पेरेंट्स आर नो मोर। तेरे दांत बहुत बड़े हैं तो वीडियो क्यों बना रहा है, पहले बोलना सीख ले फिर वीडियो बनाइयो। 2012 से 14-15 तक मैंने ये कमेंट्स इतने पढ़े थे एंड मैक्सिमम पीपल ना यहीं पे छोड़ जाते हैं। हेट से बचना है, अगर नेगेटिविटी से बचना है, एक सोल्यूशन है। और यही आजकल बहुत सारे लोगों में शार्क टैंक देखा तो लगा कि अब जॉब छोड़ देते हैं, स्टार्टअप करने लगते हैं और फिर थोड़े दिन में वो मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सोशल मीडिया पे हम ऐसे ऐसे तो नए नए लोग देख रहे हैं और हमें लगता है नहीं मेरा पैशन तो म्यूजिक है, फिर हम म्यूजिक की तरफ चले जाएंगे। नहीं यार, आई वॉन्ट टू बी अ ट्रैवल ब्लॉगर, मुझे ट्रैवल करना है। नहीं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग समझनी है, फनल के अंदर घुसना है, जिसको हम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं कि अचानक ग्लिटरी चीजें आपके आगे आएंगी, आप भटक जाओगे। बट इफ आई एम वेरी क्लियर विद व्हाट आई वांट, तो मुझे शाइन तंग नहीं करेगी। कई बार लोग जब रिजल्ट नहीं आता अपना डिसीजन भी डाउट करने लगते हैं, अपनी एबिलिटी भी डाउट करने लगते हैं, अपनी सक्सेस भी डाउट करने लगते हैं। तो वो कैसे हैंडल किया जा सकता है? दैट इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस थिंग कि ऑल इज वेल और बी पॉजिटिव। मेरे अंदर सेल्फ डाउट है। बी पॉजिटिव इज सप्रेशन। सप्रेस करूंगा, सोडा बॉटल ठक 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 फाइनली फटेगा। द सोल्यूशन इज हैबिट्स। जितना अच्छा और स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं, डालना उतना ही मुश्किल भी होती हैं। पॉजिटिव हैबिट्स, प्रोडक्टिव हैबिट्स तो हमने आदत का हिस्सा बना लिया, तो सोचो लाइफ कितनी बेटर होगी कि चीजें हो रही हैं और करनी नहीं पड़ रही। मैंने अपनी लाइफ में करता गया तो बेटर होता गया। दो कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, एक्चुअली दो चीजें मेरे फेवर में गई हैं। एक है हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस की दुनिया के जाने माने फिगर मौजूद हैं। ये एक दशक से मिलियंस ऑफ लोगों को अपने वीडियोस के जरिए प्रभावित कर रहे हैं। 6.6 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब और बिलियंस ऑफ व्यूज़, जिसके जरिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है, पॉजिटिव एनर्जी दी है। सो प्लीज़ वेलकम हिमेश मदान जी ऑन आवर शो। हिमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने एक्सेप्ट किया इन्विटेशन, इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे मिलने का मन था, तो इसी बहाने कुछ इनसाइट्स भी एक्सचेंज करेंगे, आपसे मुलाकात भी होगी। और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है मुझे, जो इंस्टाग्राम पे तो देखी थी, लेकिन आज रियल में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जी। सो हिमेश जी, वैसे तो काफ़ी लोग आपकी जर्नी जानते ही हैं, बट फिर भी अगर आप शॉर्ट में बता सकेंगे कैसे ये शुरू हुआ। आई थिंक 2012 से आपने ये जर्नी शुरू करी और इतनी कंसिस्टेंसी, बहुत रेयरली कोई लोग हैं जो इस कंसिस्टेंसी के लेवल को छू भी सकते हैं। तो हाउ इट स्टार्टेड, कैसे आप लगा आपको कि मुझे ये शुरू करना चाहिए? आई थिंक 2012 से जो जर्नी रही है, उसके पीछे जो जर्नी थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वहाँ पे बेसिकली ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, जब 99 में आई वॉज प्रोबेबली 12-13 साल का था, तो उस टाइम पे फैमिली ने एक बहुत टफ टाइम देखा था। सो वी वर इन ह्यूज डेप्ट। उस टाइम पे अचानक सब कुछ बिक गया, ज़ीरो नहीं था, माइनस पे आ गए, डेप्ट था, केसेस थे, लीगल, पुलिस, हर तरह की चीज़ उस टाइम पे थी। सो वो था सिलेबस। जब पढ़ाई शुरू हुई, रियल पढ़ाई जो शुरू हुई, जब सिचुएशन ऐसी थी कि फादर के पास ऑप्शन सिर्फ सुसाइड की थी, लेकिन हमें भी नहीं पता था, हम उनके साथ नहीं रह रहे थे। कुछ टाइम हमें नानी के घर भेज दिया गया था, तो हमें नहीं पता था कौन सी कॉल में ये न्यूज़ आ जाए कि पेरेंट्स आर नो मोर। वो जो वहाँ से स्टार्ट हुआ कि फादर ने एक स्माइल मेंटेन करी, हमारे साथ जब भी बैठते थे, जब भी मिलते थे, हमें समझाया कि कैसे एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई साल लगेंगे। वो कई सालों की जो उनकी हिम्मत थी, और फिर करते करते वो पूरी फैमिली ने जो स्ट्रगल करी कि वापस बिल्ड करेंगे। सो आफ्टर 12th आई नेवर वेंट टू कॉलेज। तो वो लर्निंग जो थी ना, 10-12 साल का जो टफ टाइम था, जब सेटल हो गए, दिल्ली आ गए, अच्छी जॉब्स आ गई, वापस थोड़ी सेविंग इस्टेब्लिश हो गई, कर्ज ख़त्म किया, तब लगा कि इस सब के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है माइंडसेट, सोच। कि वो माइंडसेट था पूरी फैमिली में जो फादर ने एक इंजेक्ट किया था कि माइंडसेट बस बचा के रखना है, बाकी हर चीज़ जो गई है वापस आ जाएगी। तो फील आई कि यार ये जो चीज़ से हम निकले हैं और वापस खुद को इस्टेब्लिश किया है और अच्छी जॉब्स, अच्छी पोजीशंस पे आ गए हैं, तो बहुत लोगों को ज़रूरत है। लोग छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं, लोग छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। तो अब अगर हमने कुछ बिल्ड किया है वापस, तो अब हमारी ड्यूटी भी है लोगों को देना। और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि कुछ ट्रिगर चीज़ें हुई कि मैंने उस चीज़ को 2012 में यूट्यूब के थ्रू शुरू कर दिया।
और वो अलग स्टोरी है, लेकिन दिस इज़ हाउ द जो रूट है वो ये था, क्योंकि एक डिसीजन के पीछे एक सफ़र होता है, ये सफ़र था। क्या बात है जी, बहुत ही ब्यूटीफुली कहा। तो मतलब इस सफ़र में कोई ऐसे माइंडसेट जो आप शेयर कर सकें, जो ऐसी कुछ 2-3 इनसाइट्स आपको मिली हों फादर से, या कुछ लेसन्स आपको मिले हों? कि एक तो आपने कहा कि माइंडसेट तो बहुत पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, और भी कोई ऐसे लेसन्स रहे होंगे? सबसे बड़ा लेसन ये था कि टिल 99 दिसंबर 1999 मैं एक अमीर बाप की औलाद था, और अमीर बाप की औलाद कैसी होती है वैसा था। जनरली स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बिगड़ने वाली स्टेज थी। 6th क्लास में तुम्हारे घर में सर्वेंट्स हैं, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, तो स्कूल में तुम बड़ी अक्कड़ के साथ जाते हो, मैं थोड़ा अलग हूँ। तो पता था फ्यूचर में क्या करना है, बिजनेस संभालना है, बढ़िया चल रहा है तब तक तो और बढ़िया हो जाएगा जब तक हम बड़े होंगे। तो ये जो इमेच्योरिटी थी, जो मेरा मजाक भी उड़ रहा है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा मजाक उड़ रहा है, राइट, जो अपनी एक अकड़ में आ गए थे हम, वो इंसान में कैसा बनता, वो कैसी ग्रोथ मेरी होती, मैं आज कैसा होता, राइट, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही शायद लड़ रहा होता। तो हर प्रॉब्लम ने ना बहुत कुछ सिखाया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़रूरी पार्ट हैं, वो करिकुलम है हमारे सक्सेस के सिलेबस का। तो आई वुड से कि कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके पीछे कोई रीजंस हैं, उसके पीछे कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ़र्क इतना है कि अगर हम उसको प्रॉब्लम समझ के रुक गए तो वो अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, लूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम से हमने कुछ ले लिया तो जहाँ भी है 2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। क्या बात है जी। मैं एक चीज़ कई बार इस पे कहता हूँ कि मैनी टाइम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट्स ऑफ योर लाइफ विल कम इन द अगलीस्ट पैकेजिंग। कई बार वो पैकेजिंग इतनी बुरी होती है ना उसकी, कि हम उस पैकेट को खोल के नहीं देखते कि अंदर क्या छुपा है, और कई बार फिर जब उसको अंदर से खोलते हैं तो आई थिंक सबसे बढ़िया दिशा जो हमें लाइफ में मिलती है वो उन्हीं इश्यूज़ में से मिलती है। सो देन ये डिसीजन एक बार आ गया कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, तो इस जर्नी में अपने आप को कैसे आपने मोटिवेटेड रखा? क्योंकि मैं रेगुलरली, मुझे कई लोग पूछते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं, थोड़े दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है थोड़े से दिनों में। तो हाउ यू केप्ट यू मोटिवेटेड कैसे रखा आपने अपने आप को? मुझे लगता है कि एडिक्टेड इंसान को ना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी। ओके। अगर किसी को किसी चीज़ की एडिक्शन है, अगर किसी को गेमिंग की एडिक्शन है, तो क्या उसको मोटिवेशन चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर किसी को दारू की एडिक्शन है, क्या उसको मोटिवेशन चाहिए? यार कुछ मोटिवेट करूँ अपने आप को दारू पीने के लिए, वो शाम हुई उसने बॉटल खोल लेनी है, राइट। तो वो एडिक्शन है, वो मेरी एडिक्शन है, जिस वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा था 100 व्यू आ रहे हैं, आज 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। मतलब जितने सब्सक्राइबर्स अब एक दिन में होते हैं उसको 1.5 साल लगा था पहले, 1.5 साल में। यस। लेकिन वो मज़ा आ रहा था कि यार जो सीखा है वो लोगों को बताना है। और एक बहुत स्ट्रांग रीज़न था, मैंने किसी को अपने सामने सुसाइड अटेम्प्ट करते देखा था, तो वो जो मैंने कहा कि एक ट्रिगर था कि आज तक जो सीखा है मुझे अब यूट्यूब पे सिखाना है, उसका जो मैंने आराम से कभी करना था ज़िंदगी में, जब इंटरनेट लोगों के पास आ जाएगी, घर घर पहुंच जाएगी, तब करेंगे। लेकिन जब मैंने एक लड़के को बस में से, कॉलेज की बस में से छलांग लगाते देखा, तो मेरा उसी दिन प्लान बन गया, आई विल रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब। वापस एक कंफर्टेबल लाइफ शुरू हुई है, उसको वापस छोड़ा और एक नई स्ट्रगल शुरू कर दी। और वो रीज़न ग्रेजुअली बिकेम माई एडिक्शन। जब लोगों को लाइफ में चेंज मिलना शुरू हुआ, जब ऐसे कमेंट्स आने शुरू हुए कि मैं डिप्रेशन में था, बाहर निकला, मैं सुसाइड सोच रहा था और आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आई लिव फॉर एवर, तो वो कमेंट्स बिकेम माई एडिक्शन। एंड व्हेन यू आर एडिक्टेड यू डोंट नीड मोटिवेशन। क्या बात है जी, सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। आई थिंक पहली बार किसी ने इस तरीके से ये नया पर्सपेक्टिव दिया है, ब्यूटीफुल, कि एडिक्ट ही हो गए तो फिर तो क्या। और वो जो रिएक्शन लोगों के आते हैं, एक्चुअली वो एक डोपामीन बन जाती है हमारे लिए, जो रियल वैल्यू मिलती है। ठीक है, पैसा भी इंसान कमाता है, सब चीज़ें, बिजनेस करते हैं, लेकिन आई थिंक मोटिवेशन तो वहीं से आता है, जो, क्योंकि पैसा तो बहुत तरीक़ों से कमाया जा सकता है, बट वो मोटिवेशन का सोर्स तो वही रहता है। तो इसका एक पहलू तो ये है कि लोगों से प्यार बहुत मिलता है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब भी हम कुछ बड़ा या आउट ऑफ वे करने जाते हैं, अनऑर्थोडॉक्स करने जाते हैं, तो ऐसा भी होता है, बहुत से लोग मजाक भी बनाते हैं, हेट्रेड भी शेयर करते हैं। तो हाउ यू हैंडल दैट? वो कैसे आपने हैंडल किया, स्पेशली शुरुआती दिनों में? एक सक्सेस के बाद तो ये कम हो जाता है, लेकिन फिर भी कैसे आपने शेयर किया, और आज भी कैसे शेयर करते हैं? किस तरीके से इसको आप सॉल्व करते हैं? इस ना सवाल के अंदर ही एक जवाब छुपा होता है कि एक क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि जब भी हम कुछ डिफरेंट करते हैं तो हेट मिलता है। तो इट मीन्स अगर हेट मिल रहा है हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हाँ। इसको अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर दें तो आंसर है इसके अंदर। तो अगर हेट मिल रहा है, अब डिपेंड करता है, 2 तरह के हेट है। एक है जो फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव है,
कि अगर कोई कह रहा है कि ये चीज़ सुधारी जा सकती है, ये चीज़ समझ नहीं आई, रिसेंटली मेरी वीडियो के नीचे कमेंट था कि इस वीडियो में मज़ा नहीं आया, राइट? तो अब इसको मैं हेट नहीं कहूँगा, मैंने पूछा क्यों नहीं आया, क्योंकि उस बंदे के हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, राइट, तो ये कह रहा है ना, तो दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल। राइट, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ हेट करना है, जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, तुम्हें करने नहीं देंगे, Right. जिनकी लाइफ में चीप एंटरटेनमेंट है, ये वो अच्छी एंटरटेनमेंट अफोर्ड नहीं करते। वो चीप एंटरटेनमेंट क्या है, किसी का मजाक उड़ा दिया, दो बातें कह दी किसी के। सो योगेंद्र जी, मैं अपना बताता हूँ कि 2012 से 14-15 तक मैंने ये कमेंट्स इतने पढ़े थे दांतों के ऊपर। तेरे दांत बड़े हैं, तेरे दांत बड़े हैं। मेरी वीडियो में मैं कंटेंट दे रहा हूँ पॉजिटिविटी का, मैं बता रहा हूँ क्या हमने लाइफ में सीखा, क्या तेरे दांत बहुत बड़े हैं तो वीडियो क्यों बना रहा है, राइट? शक्ल का मजाक, दांतों का मजाक, पहले बोलना सीख ले फिर वीडियो बनाइयो। एंड मैक्सिमम पीपल ना यहीं पे छोड़ जाते हैं कि यार ये क्या बना रहा हूँ, यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा, यार लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं, लोग नफरत कर रहे हैं, मैं नहीं डील कर सकता। और यही एक माइलस्टोन है कि लोग आपको हेट कर रहे हैं, इट मीन्स आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनसे हजम नहीं हो रहा, जो वो नहीं कर पा रहे। ये एक शाबाशी है खुद को, क्योंकि एनीवन हु हैज़ अचीव्ड समथिंग हैज़ अचीव्ड हेट ऑल्सो। ट्रू, सो ट्रू। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, मतलब कोई धर्म में उठा लो, कोई लीडर उठा लो, कोई पॉलिटिशियन उठा लो, गांधी जी के भी हैं, सचिन के भी हैं, धोनी के भी हैं, कोहली के भी हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं है जिसको हेटर्स ना। एक ही तरीका है, एक सोल्यूशन है। अगर हेट से बचना है, अगर नेगेटिविटी से बचना है, एक सोल्यूशन है, कुछ ना करो, सेफ रहो बस। बैठे रहो। डोंट हैव गोल्स, डोंट हैव ड्रीम्स, डोंट यूज योर पोटेंशियल, वेस्ट योर लाइफ, जस्ट बी ऑन द सेम प्लेस, बी इन योर कंफर्ट जोन एंड हैव थाउजेंड्स ऑफ रिग्रेट, बट यू वोंट हैव हेट। राइट, तो इससे रिग्रेट से तो बेटर है कि हेट ले लें, राइट? और साथ में पॉजिटिव लोग भी तो हैं, तो इट्स बेटर कि उन पे फोकस भी करें, कि जो पॉजिटिव हैं उन पे भी फोकस कर सकते हैं। इस पर एक थॉट मैं शेयर करता हूँ। हम क्या करते हैं ना, एज अ क्रिएटर मैं ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अराउंड 5000 क्रिएटर्स की कम्युनिटी लीड करता हूँ। तो सबका ध्यान क्या होता है ना कि मेरे को हेट आया, 100 में से अगर काउंट करें ना कोई, वो 5 होते हैं। वॉट वी डोंट डू इज वो 95 पे फोकस। क्या आपने उन 95 को उतना अच्छा से लिया कि अब उन 5 की डिस्कशन करें? हम बिल्कुल करें, हेट को डिस्कस करें, बट वो 95 लव को भी तो डिस्कस करें। और जब आप करोगे ना इतनी हाई इंटेंसिटी ऑफ लव, हेट की इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी? मैं देखता हूँ क्रिएटर्स कमेंट्स पे हेटर्स को रिप्लाई सबसे पहले कर रहे हैं और लवर्स को इग्नोर कर रहे हैं। उल्टा नहीं होना चाहिए, पहले जो आपको प्यार कर रहे हैं उनको रिप्लाई करो, इतने में आपको भी बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फिर आप भी जब हेट तक पहुंचोगे ना, आपको लगेगा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहे, ऑल इज वेल। सो ट्रू। बट आर फोकस एज अ ह्यूमन, हमारा फोकस नेगेटिव पे चला जाता है, बट 95% हमें पॉजिटिविटी मिलती है। 90, 75, 80 जो भी होगा ना, वो हेट से हमेशा ज़्यादा होगा। सही बात है ये। एंड ओवर द टाइम नंबर चेंज होगा। शुरू में मेरा हेट शायद 20% होगा, 80% पॉजिटिव होगा, आज 5% होगा। Yes. सो दैट इज ग्रोथ। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, लाइक यू नो कि जस्ट एक शिफ्ट, फोकस को शिफ्ट करने से ही आई थिंक सब कुछ शिफ्ट होने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने और बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन की है। कई बार क्या कि हमारे ब्रेन क्या नेगेटिविटी के लिए बायस्ड है, इट्स बायस्ड फॉर नेगेटिविटी, कि कभी कोई दांत टूट जाए तो बाकी सारे दांत लगे हुए फिर भी जीभ खाली जगह पे जाती बार बार वहीं जाती है, राइट? तो वो नेचर है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है लोगों की, बट आई थिंक उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, जैसे आप कर भी रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हुए अब तो सफलता मिल गई है और काफ़ी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो अगर लोगों को कंसिस्टेंसी अगर लाइफ में लानी है तो हाउ दे कैन हैव योर लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, कैसे उस कंसिस्टेंसी को ला सकते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन में भी, हैबिट बिल्डिंग में भी, लाइफ में भी, किसी भी जगह? देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, बंदा इनकंसिस्टेंट कहाँ हो जाता है। एक रीज़न होता है कि उसके पीछे, किसी काम को करने के पीछे रीज़न क्या था, स्ट्रॉन्ग था, वो रियल डिज़ायर था कि किसी के कहने पे कर लिया था। अब एक रास्ता माउंटेन्स की तरफ जा रहा है, एक रास्ता बीचेस की तरफ जा रहा है। आई एम अ बीच पर्सन, बट लोगों के कहने पे मैं माउंटेन्स में चला गया। माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बट आई वॉन्ट एन्जॉय दैम बिकॉज आई एम अ बीच पर्सन। आई माइट ट्राई टू एन्जॉय कि वादी अच्छी है, पहाड़ी अच्छी है, बट मुझे, मेरा दिल बीचेस में है, तो अल्टीमेटली मैं कंसिस्टेंटली ऊपर नहीं जा पाऊंगा। मुझे हमेशा पुश करना पड़ेगा, थोड़े दिन और रुक जाते हैं, थोड़े दिन और रुक जाते हैं। यही होता है लोगों के साथ। तो पहले व्हाट यू लाइक वो जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ योर पैशन जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी इनर स्ट्रेंथ जानना क्या बहुत ज़रूरी है। बिफोर डिसाइडिंग ऑन समथिंग कि मुझे ये करना है, वन शुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम कि मुझे क्यों करना है, राइट? वो क्या के पीछे जो क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब कारण क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है, इसके मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरी लाइफ में क्या ग्रोथ हो रही है, मेरा थॉट प्रोसेस कहाँ जाएगा, फिर वो वाई आपको चलाता रहता है। बट अगर हम किसी शाइनी ऑब्जेक्ट के चक्कर में, जिसको हम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं, कि अचानक ग्लिटरी चीज़ें आपके आगे आएंगी, आप भटक जाओगे। आज की डेट में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम ऐसे ऐसे तो नए नए लोग देख रहे हैं और हमें लगता है नहीं मेरा पैशन तो म्यूज़िक है, फिर हम म्यूज़िक की तरफ चले जाएंगे। नहीं यार, आई वॉन्ट टू बी अ ट्रैवल व्लॉगर, मुझे ट्रैवल करना है। नहीं नहीं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग समझनी है, फनल के अंदर घुसना है। सो ये डिस्ट्रैक्शंस और इंक्रीज हो रही हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट्स और ज़्यादा मिल रहे हैं। बट इफ़ आई एम वेरी क्लियर विद व्हाट आई वांट, तो मुझे शाइन तंग नहीं करेगी, आएगी, मैं अंडरस्टैंड करूंगा, मेरे लिए नहीं है, कुछ इसमें से लेने वाला है, नहीं लेने वाला छोड़ दूंगा। बट इफ़ आई एम नॉट क्लियर विद माई पल्स, मुझे अपनी चीज़ का क्लैरिटी नहीं है, तो हर चमकती चीज़ मुझे भटकाएगी। एवरी शाइनी ऑब्जेक्ट विल डिस्ट्रैक्ट मी। और यही आजकल बहुत सारे लोगों में, शार्क टैंक देखा तो लगा कि अब मेरे को तो स्टार्टअप करना है, जॉब छोड़ देते हैं, स्टार्टअप करने लगते हैं और फिर थोड़े दिन में वो मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि पहले लोग थोड़ा सा अपना रिसर्च भी कर लें, अपना पैशन भी देख लें। अदरवाइज़ वो कहते हैं ना कि सबसे ख़राब चीज़ हमारे साथ ये होती है कि जब हम अपनी नज़र में गिरने लगते हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ होती है जब अपनी नज़र में उठने लगते हैं। और जितनी बार हम कमिटमेंट करते हैं कुछ करने का और जब उसे नहीं करते हैं, तो वो अपनी नज़र में भी विश्वास कम होने लगता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है कि, और कई बार मैं भी इसे कहता हूँ कि पहले चेक कर लो प्रॉपरली, कमिट करने से पहले डोंट कमिट, क्योंकि कमिट करके पीछे हटे तो वो फिर नज़र में गिरा देगा आपको। सो ट्रू। सो गोल सेटिंग कैसे की जा सकती है? इसमें आई थिंक एक स्ट्रेटेजी का भी बेस है, माइंडसेट का तो है ही है, और आप काफ़ी गोल सेटिंग और इन टॉपिक्स पे काम करते हैं। तो कैसे, अगर एक नया इंसान किसी वाई क्लियर हो गया है उसका और अब वो नए रास्ते पे चल रहा है, तो क्या उसका प्रोसेस रहना चाहिए, गोल्स को कैसे सेट करे? हाँ, सो अगर तो वाई क्लियर है, तो उसके बाद दो तरह के गोल है, शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड, जिसको हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। पहले मुझे लगता है लॉन्ग टर्म आने चाहिए, ये मेरे लिए काम किया है कि आप आज से 5 साल 10 साल बाद क्या विजन देखते हो। ज़रूरी नहीं है चीज़ें आपके हिसाब से हो, लेकिन आपके हिसाब से हो भी सकती हैं क्योंकि हो सकती हैं, तो आप 5-10 साल सोचो, राइट। 5 साल 10 साल का जो होराइजन है, वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि दिस इज़ समथिंग जो मेरी एक लंबा सफ़र है, जिसको मैं इंजॉय कर सकता हूँ। सफ़र का इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डेस्टिनेशन के साथ अटैच हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, कि मुझे अब मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, लेकिन मैं मुंबई तक का रास्ता इंजॉय कर सकता हूँ, राइट। अदरवाइज़ मुंबई जाने में अगर मेरे 6 घंटे लगने हैं और मुंबई मैंने रुकना है अगर से 1 दिन के लिए, तो वो 6 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए, ख़राब कर दिए, तो मैं 1 दिन भी इंजॉय नहीं कर पाऊँगा, स्ट्रेस के साथ पहुँचाऊँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली नज़र आएगा कि मेरे 1 ईयर के गोल्स क्या हैं। जब 1 ईयर के गोल्स होंगे, उसको हम 6 मंथ्स 1 मंथ में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ही 1 मंथ के गोल्स हैं, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरी लाइफ में इसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है, कि फिर वो मेरा रिलीजन है, क्योंकि ये मेरे सबसे ज़्यादा कंट्रोल में है। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है 5 साल बाद गोल्स को बदल दें, सबके बदलते हैं, मेरे भी इवॉल्व हुए हैं। पता नहीं था कोविड आ जाएगा, कोविड आया, डायरेक्शन बदल गई चीज़ों की, फिजिकल इवेंट से डिजिटल इवेंट ज़्यादा हो गए, लेकिन गोल तो था कि कोच करना है, ट्रेन करना है, सेशंस करने हैं। सो 1 मंथ इज़ वेरी मच इन कंट्रोल। इस 1 महीने में मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये आपका रिलीजन है। वो रिलीजन को फिर आप वीक्स में ब्रेक करते हो, आपको ईजिली आपके पर डे टास्क मिलते हैं, लेकिन ये 1 मंथ वाला फोकस बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें मैं करता हूँ, हो सकता है लोगों के बहुत काम आए। मेरे जैसे फ़ोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें विजुअलाइजेशंस होती हैं मेरी, कि मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ। सो इवन व्हेन आई हैड प्रोबेबली गोल ऑफ 30,000 रुपीज़ की कोई चीज़, उसी टाइम पे मैंने 70 लाख का गोल भी साथ ही लिखा था। मतलब जब औकात इतनी थी कि 30,000 की चीज़ भी बड़ा सपना है, तब 70 लाख की फ़ोटो भी लगा दी थी, एंड दोनों पूरे हुए। सो ये इमेजेस ने मेरा बहुत हेल्प करा है, आई बिलीव, क्योंकि आप रोज़ किसी चीज़ को देखते हो, क्वेश्चन करते हो कि आज जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे ये रिवॉर्ड्स हैं, राइट। सो वो रिवॉर्ड्स के साथ आप लिंक करते जाते हो चीज़ें, तो आपको मोटिवेशन भी आ जाती है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैं फॉलो करता हूँ। यानी विजुअलाइजेशन पे आप काफ़ी, तो विजुअलाइजेशन आप जो आंख बंद करके हम अल्फा स्टेट में करते हैं, उसे भी फॉलो करते हो? यस, वो भी कंटिन्यूसली आप रखते हैं? राइट। आई थिंक दिस प्रोसेस, अगर टेक्निकली मैं बात करूँ, दिस इज कॉल्ड प्राइमिंग योर ब्रेन, राइट। कि जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो बेसिकली जो भी इमेजेस हम बना रहे हैं, तो इट इज़ द लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स जो फ्यूचर इमेजेस हमारे लिए क्रिएट करती है, एंड इट फॉल्स ऑन अवर ओसिपिटल लोब जो पीछे ब्रेन में है।
अब ओसिपिटल लोब में अगर अच्छी इमेजेस पड़ती हैं जो वांटेड हैं तो इट इज़ कनेक्टेड विथ अवर रिवॉर्ड सर्किट, जो अपना डोपामिन सर्किट है। तो जितनी बढ़िया इमेजेस जा रही हैं, रिवॉर्ड सर्किट डोपामिन रिलीज़ हो रहा है उसके साथ में। और इससे हो क्या रहा है कि वो इमेज और वो डोपामिन दोनों आपस में ब्रेन कनेक्ट करने लग जाता है, एसोसिएशन बिल्ड करता है, जिसकी वजह से अब आप जो भी एक्शन तय करोगे, जैसे आपने इतना ब्यूटीफुली कहा कि छोटे छोटे स्टेप्स उसके बना लो, तो अब वो छोटे स्टेप जब हम लेंगे तो देर विल बी अ नेचुरल मोटिवेशन, जिस मोटिवेशन की आप बात कर रहे थे। एंड नाउ बेसिकली विजुअलाइजेशन व्हाट आई बिलीव इज सिंक्रोनाइजिंग योर ब्रेन, डिफरेंट एरियाज ऑफ योर ब्रेन, यू आर सिंक्रोनाइजिंग ऑल ऑफ देम एंड यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन, कि आप प्राइमिंग करके प्रॉपरली आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ जो आप फॉलो करते हो अपार्ट फ्रॉम विजुअलाइजेशन? हाँ, एक चीज़ और है जो लोग मिस कर जाते हैं कि गोल्स मल्टीपल एरियाज़ में होने चाहिए। हम लोग कई बार सिर्फ गोल सोचते हैं तो इस वक्त हमारी इमोशन किधर है उधर चले जाएंगे। आजकल कोई चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन बैलेंस लाइफ के गोल्स बहुत ज़रूरी हैं। प्रायोरिटी चेंज हो सकती है कि पहला फोकस मेरा मे बी फाइनेंस हो सकता है, क्योंकि आज मे बी अगर मेरी स्टेट ऐसा है कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ग्रेजुअली मेरे लिए रिलेशंस जैसे थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन आई है, मैं रिलेशंस को वैल्यू करना ज़्यादा शुरू कर दूंगा। बट कोई भी चीज़ मिस ना हो, इसलिए एरिया सारे सोचने ज़रूरी हैं। क्योंकि कोई चीज़ पा रहे हैं लेकिन खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा हुआ? सही बात है। राइट, आपने महंगी से महंगी चीज़ ले ली लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है, तो आप ज़िंदगी के एक रियल पर्पस को मीट ही नहीं कर पाए। राइट, सो ट्रू। यानी कि एक बैलेंस करके चलें, कि सिर्फ एक ही एरिया का गोल ना सेट करें, कि अपनी हेल्थ में भी, रिलेशनशिप में भी, बिजनेस, करियर, फाइनेंशियल, सभी एरियाज को इक्वली। हाँ, बट प्रायोरिटी आप चेंज कर सकते वेटेज हैं। बदल सकती है। हाँ। किस टाइम पे क्या ज़रूरी है, किस महीने में क्या ज़रूरी है, किस दिन क्या ज़रूरी है। राइट, अगर यही आज मेरे मैं ख्याल ट्रैवल से- कर रहा हूँ, मैं अहमदाबाद में हूँ, तो आज मैंने अपने वर्कआउट को 15-20 मिनट रखा। राइट, क्योंकि आज की प्रायोरिटी थी आपके साथ बैठना, इस एपिसोड को शूट करना। तो ये मेरा आज का मेन हाईलाइट है। तो जब हाईलाइट फिक्स्ड है तो बाकी चीज़ें मिस नहीं हुई, बाकी चीज़ें थोड़ी हो गई। राइट, टीम मीटिंग भी हो जाएगी शाम को, रिव्यू भी हो जाएंगे, लेकिन आज का मेन मुझे पता है क्या है। सो दैट इज़ व्हाट लाइफ में भी ऐसे ही होना चाहिए। सो ब्यूटीफुल। यहीं लोग कंफ्यूज लेते हैं, लोगों को लगता है कि बैलेंस का मतलब है कि बराबर टाइम में सबको दूं और रोज़ बराबर टाइम दूं, तो वो तो आई थिंक पॉसिबल है नहीं। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, तो अभी सब चीज़ों पे एक साथ प्रायोरिटी लेके तो हम नहीं कर सकते हैं। आपने एक और पॉइंट यहाँ पे अभी कहा था, एनवायरनमेंट की जो आपने बात की कि एनवायरनमेंट कई बार हमें ट्रिगर करके चेंज करता है, तो हाउ डू यू हैंडल दो सेटबैक्स? अगर दो चीज़ें मैं यहाँ पे पूछूंगा कि एक तो अपने एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि कई बार कुछ लकी लोग हैं जिनके आसपास पॉजिटिव लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आसपास कई बार घर में ही वो इनफ पॉजिटिविटी नहीं मिलती है। तो उस टॉक्सिसिटी को या उस नेगेटिविटी को एनवायरनमेंट की कैसे हैंडल किया जाए? और दूसरी चीज़, जब रिजल्ट नहीं मिल रहे हों, सेटबैक्स आ रहा हो, तब कैसे हैंडल किया जाए? इसमें ना दो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में। एक है व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। कौन सी चीज़ आपके एनवायरनमेंट में आपके कंट्रोल में है, कौन सी नहीं है। पहले तो बहुत लोग ये सवाल ही नहीं पूछते, एनवायरनमेंट को ब्लेम करते रहते हैं कि यार एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, यार काश मेरे आसपास भी ना ऐसा एनवायरनमेंट होता। पहला सवाल पूछो कि आपके आसपास सब कुछ बुरा है कि कोई चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है। राइट, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल, आई मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल कि मेरी फैमिली कौन सी है, अच्छी है, बुरी है, सपोर्टिव है, नॉन सपोर्टिव है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वेयर आई एम बॉर्न इज नॉट इन माई कंट्रोल। राइट, इस वक्त जहां मैं हूं, जिस शहर में हूं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। राइट, आगे मैं इसको चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, वो मेरे कंट्रोल में है। राइट, अब ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए पॉसिबल हो कि अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज करे। उस केस में जैसे हम बिजली में क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं ताकि करंट ना लगे। तो खुद को इंसुलेट किया जा सकता है, अपने आसपास एक ऐसी जोन बनाई जा सकती है, आपकी अपनी इंसुलेशन है वो, कि चीज़ें आएंगी, लोग आएंगे। क्योंकि देखो, अगर हम नेगेटिविटी से अफेक्ट होना शुरू हो गए, डिस्करेजमेंट से, हालातों से, तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे। कुछ ना कुछ तो बुरा रहेगा, कभी खबरें बुरी मिल जाएंगी, कभी लोग बुरे मिल जाएंगे, कभी डिस्करेजमेंट मिल जाएगी। शायद सोल्यूशन सबसे बढ़िया यही होगा कि आप अपने आप को इंसुलेट कर लो ताकि फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। हाउ वी इंसुलेट आवरसेल्व्स, चेंजिंग योर इंटरनल थॉट प्रोसेस। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं दिन में कुछ टाइम में भी 15 मिनट रीडिंग को दे रहा हूँ एंड मेकिंग श्योर कि मैं अपने इमोशंस पे, अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस पे, अपनी लाइफ के ऊपर 15 मिनट सिर्फ रोज़ दे रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है उसका कोई असर नहीं होगा। पहले दिन थोड़ा होगा, अगले दिन थोड़ा और होगा, अगले दिन थोड़ा और होगा, करते करते आपको कोई कुछ कह गया, आप इतने क्लियर हो चुके हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको नज़र आएगा कि ये इन्वायरमेंटल बिलीफ है मेरे अंदर आया। आप अपने बारे में ऐसे
देखो मशीन को ठीक करना है तो कैसे होगी? सबसे पहले मशीन को समझना होगा ना। अगर मशीन को समझेंगे नहीं, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अपने थॉट्स को समझना होगा ताकि राइट एंड रॉन्ग थॉट्स को डिफरेंशिएट कर पाएँ, एनवायरमेंटल एंड नॉन एनवायरमेंटल थॉट्स को डिफरेंशिएट कर पाएँ। समझने के लिए अपने कुछ ना कुछ रीडिंग, कुछ ट्रेनिंग, कुछ कोचिंग आपकी लाइफ में ये होनी चाहिए, राइट? और सम ग्राम्स डेली वुड लीड टू अ किलोग्राम। सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। तो एक कहते भी है ना कि जहाज आसपास के पानी से नहीं डूबता, अंदर पानी आता है तो ही डूबता है, राइट? और अगर हम एक शिप में हैं और हम ये सोच रहे हैं कि समंदर शांत रहे, उसमें वेव्स ना उठें, उसमें तूफान ना आए, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट हम अपनी शिप को ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें प्रोटेक्शन मैकेनिज़म्स हो, जो आपने बड़ा ब्यूटीफुली एनालॉजी दी है इंसुलेशन की, कि आप अंदर से इंसुलेट कर दें। और इसमें एनवायरनमेंट में ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वही एनवायरनमेंट है। बट बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो हमारा एक है कोर सेल्फ, उस कोर सेल्फ के अराउंड है हमारे विचार। तो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट, सबसे अंदरूनी जो एनवायरनमेंट है वो हमारा विचार है। विचार के बाद में शरीर हमारा एनवायरनमेंट है, और शरीर के बाहर हैं फिर लोग। तो अगर विचारों को, जैसे आपने कहा कि अगर उनको अपन ने पॉजिटिव रखा है और शरीर को बिल्कुल फिट और एनर्जेटिक और पॉजिटिव रखा, तो ये दो सबसे क्लोज एनवायरनमेंट अगर फिट हैं तो फिर वो बाहर वाला एनवायरनमेंट का इतना फ़र्क नहीं होगा। तभी आप वो रेजिलियंस जिसे कहते हैं कि एक तो ऑल्टो है, स्पीड ब्रेकर पे आया तो पूरा बंदे को उछाल देगी ऊपर, और रोल्स रॉयस है तो मतलब पेट का पानी भी नहीं हिलेगा। Excellent, राइट? तो excellent. वो रेजिलियंस रोल्स रॉयस वाली अगर अपन रख लें तो आई थिंक दैट विल बी वेरी अमेजिंग। और इसमें ब्यूटी क्या है कि जब हम इंटरनली इन चीज़ों पे काम कर लेते हैं, जैसे आपने बताया, उसके बाद आपको खुद नज़र आ जाता है कि मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस लाने हैं। क्योंकि जब आप अंदर से ये सब पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको नज़र आता है कि यार मेरी कंपनी भी ऐसी हो सकती है, व्हाई नॉट। उससे आपकी विल पावर बचेगी इंसुलेशन करने में। लेकिन फर्स्ट स्टेप है इनसाइड, देन नेचुरली आप आउटसाइड सोचोगे। जैसे मैं हर 2-3 साल में अपना घर बदलता हूँ। क्यों बदलता हूँ? आई वॉन्ट टू चेंज माई एनवायरमेंट, एंड जो मैं बनना चाहता हूँ नेक्स्ट, वैसे लोगों में रहना चाहता हूँ, राइट? सो दैट इज़ वाई मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए घर लिए हुए हैं, बट जहाँ मैं रहता हूँ वो मेरा नहीं होता, क्योंकि मुझे 2-3 साल से ज़्यादा रहना नहीं है। तो जो मैं बनना चाहता हूँ मैं उन लोगों में पहुँचूंगा, वहाँ से सीखूंगा। लोग हमेशा सिखाने के लिए रेडी होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं, और जितना आप ग्रो करते जाओगे आपको नज़र आता जाएगा एवरीवन इज़ हैप्पी टू शेयर। तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, कि आपको कहाँ रहना है, कैसे लोगों के साथ बैठना है, कैसे लोगों के साथ आपकी सर्कल होना चाहिए, फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए। स्वार्थी होने की बात नहीं कर रहा, इट इज़ हेल्पिंग ईच अदर, राइट? कि आपको, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, यार मुझे कुछ करना है, और आपको 4 लोग बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकता, तो आप अपनी इंसुलेशन से बचे रहोगे, लेकिन आपकी विल पावर इन्वॉल्व होगी, बहुत एनर्जी वहीं सक हो जाएगी, अब सेकंड स्टेप है कि मैंने अपने आप को इंसुलेट कर लिया, मुझे इनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं ग्रो भी नहीं कर रहा ना। मुझे जो ग्रोथ चाहिए, जो मुझे कानों में पढ़ना चाहिए, उसके लिए आके पढ़े एनवायरनमेंट से। उसके लिए अगेन इस तरह के पॉडकास्ट सुनने, बुक्स पढ़नी, ऐसे लोगों को मिलना, ऐसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना, ऐसे क्लब्स का पार्ट बनना, ऐसे सेशंस का पार्ट बनना, ऐसे मोहल्ले, अगर अलाउ करती है आपकी फाइनेंशियल स्टेट तो ऐसे मोहल्ले का पार्ट बनना, अगर फर्दर अलाउ करती है ऐसे मास्टरमाइंड्स का पार्ट बनना, अगर फर्दर अलाउ करती है तो ऐसे कोई क्लब्स को ज्वाइन करना। और ये होता क्या है ना, ये एक ऑर्डर है। जब आप थोड़ा सा पाँव रखते हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हो कि यार ये स्पेंड कर लेते हैं अच्छे लोगों में बैठने के लिए, तो आपकी वो फाइनेंशियल स्टेटस, इमोशनल स्टेटस वहाँ पहुँच जाता है कि वो खर्चा नहीं रहता, ईजी हो जाता है। एंड देन फिर आप थोड़ा और अनकंफर्टेबल होते हो, अगला स्टेप लेते हो, क्योंकि आपने अपनी सराउंडिंग बदल रही ना। तो जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा आपकी बैलेंस शीट भी बदलेगी। क्या बात है। और क्या आपने ये नोटिस किया, मैंने भी ये नोटिस किया कि इनफैक्ट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, ये बहुत नेचुरली है कि सर्कल अपने आप चेंज होता रहता है। यस, तो ये आपने भी नोटिस किया है इसे? वही चीज़ आ जाती है कि देन यू वांट लाइक माइंडेड। हम ह्यूमंस हैं, हमें लाइक माइंडेड लोग चाहिए। तो जैसे हम खुद को बदलेंगे, हमें नज़र आएगा कि यस, हमारे अगर बैठ ही रहे हैं तो प्रोडक्टिव बैठे हैं, इंसाइटफुल बैठे हैं, बात कर रहे हैं तो मज़ा आए। मन नहीं करता ना फिर नेगेटिविटी सुनने का। क्यों सुने, क्यों बैठ के सुनो कि उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। भाई हम उस कैटेगरी में नहीं है, हमें खुद भी बढ़ना है, दूसरों को भी बढ़ाना है। आर यू इन? वी आर टुगेदर। यू आर नॉट इन, यू फाइंड पीपल लाइक यू,
हाँ, फिर कई बार यही लोग फिर नहीं, कई बार आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में रखते हैं कि तू बदल गया है, तू अब वैसा नहीं रहा है, शायद घमंड आ गया है। तो डू यू फाइंड सच पीपल जो जब आप एक सर्कल छोड़ देते हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं? हाँ, मुझे आई एम ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, बट इनिशियली चैलेंज आया था कि तेरे पास अब टाइम नहीं है, तो बदल गया है। तो मेरा जवाब जो था उसके ऊपर मैंने स्टैंड भी किया है। मैंने कहा मुझे दुनिया बदलनी है तो बदलना पड़ेगा। क्या बात है जी। अब वो कहते हैं तो सही कहता था, क्योंकि मैंने कहा एक दिन ना तुम्हें प्राउड होगा, तुम कहोगे, लेकिन आज तुम्हें लगेगा कि ये कहीं और बिजी हो गया है। हैविंग सेड दैट, जब आवाज़ दोगे, कॉल करोगे, कुछ ज़रूरी होगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, तुम मेरे लिए खड़े रहना। बट मैं रोज़ तुम्हारे साथ बैठ नहीं पाऊंगा, रोज़ खेल नहीं पाऊंगा, वो वाला जोन मेरा नहीं है। राइट, बट एज अ पार्टी फ्रेंड साथ में नहीं करें, लेकिन पेन में साथ में रहेंगे। अगर support दोस्ती का रहेगा। मतलब यही है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहूंगा तुम्हारे साथ, यही है कि मैं हर बार हर शाम तुम्हारे साथ बैठूंगा, तो मैं वैसा दोस्त में फेल हो जाता हूँ। एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, आई ओपनली गिव दिस क्रेडिट, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये लाइन मैंने हर किसी को बोली है, और आज जितने मेरे फ्रेंड्स हैं पूरा क्रेडिट उनको जाता है, मुझे नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने माइंड करना बंद कर दिया। उन्होंने समझा कि ये किसी पर्पस, किसी मिशन पे है। So true. और अगर हमारा रिलेशन मेंटेन्ड है तो वो उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये साल में एक बार मिलेगा, लेकिन ढंग से मिलेगा। सो ट्रू, ये कितना रियल है, एक्चुअली होता है ये, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और एक बार रास्ते में चल रहे हैं तो फेलियर तो रोज का हिस्सा है, वो तो कभी भी आगे पीछे हो नहीं सकती। और कई लोग होते हैं जो फियर ऑफ फेलियर की वजह से कई बार ना तो शुरू करते हैं, या शुरू भी करते हैं तो थोड़े समय में गिव अप कर देते हैं। मैंने देखा आप काफ़ी फियर ऑफ फेलियर पे, सेल्फ डाउट पे बात करते हैं, तो थोड़ा अगर इफ़ यू कैन गिव अवर ऑडियंस सम इंसाइट्स ऑन हाउ टू टैकल दिस फियर ऑफ फेलियर, या फिर जर्नी में जो सेल्फ डाउट आता है उसको कैसे टैकल किया जाए। आपके सवाल से दो लाइन्स याद आ गई कि तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलत फैसलों से भी आता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि कीप डूइंग समथिंग, ये ज़्यादा ज़रूरी है। फियर को देखो, डर को आप कभी भी छोटा नहीं कर सकते, राइट? आप हिम्मत को बड़ा कर सकते हो, और अगर हिम्मत बड़ी हो गई तो डर छोटा लगना शुरू हो जाएगा, राइट? मैंने अपनी लाइफ में यही किया, मैंने अपने फादर को भी यही करते देखा, सीखा भी यही कि अपने आप को एक्सपोज करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। मैं नर्सरी में था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे खड़े कर दिया, स्टेज पे बोलेगा तू, ठीक है? जितनी टांगें कांपनी थी नर्सरी में कांप गई। जितना मजाक उड़ना था नर्सरी फर्स्ट सेकंड तक उड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया। अब स्कूल के स्टेज पे तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया, लेकिन जब पहला सेमिनार करना था, जब किसी से पैसे लिए और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, तो तब भी बुरे हाल हुए, पसीने निकले, मैं नॉन स्टॉप एक सीडी की तरह चल गया, लोगों को समझ भी नहीं आया, पैसे भी नहीं मिले। और लेकिन वो कितना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से मैं अगले स्टेप पे पहुँचा जब मैं बेटर बोल पाया, फिर अगले स्टेप पे पहुँचा और बेटर बोल पाया। तो करते करते एवरी टाइम इफ़ यू आर टेकिंग एन एक्शन, हर बार अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप नेचुरली अपने आप को फियर के साथ कंफर्टेबल कर रहे हो। एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग की है। पहला स्टेप ये नहीं हो सकता कि मैं स्टेज पे जाके हज़ारों लोगों के आगे बोल दूं। आज मैं बोल लेता हूँ, आप बोल लेते हो, लेकिन दैट वाज नॉट आवर फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप शायद यही होगा कि इवेंट्स में जाके बैठ के सिर्फ उस एनवायरनमेंट को देखना कि लोग स्टेज पे चढ़ते कैसे हैं, जो खड़े होके हाथ खड़ा कर लेते हैं वो बोलते कैसे हैं, अरे इसने हिम्मत करी, उसका मजाक उड़ा, ऐसे किया, वो हुआ, मेरा भी उड़ सकता है लेकिन इसने हिम्मत करी। ये माइंड ऑटोमेटिकली कंडीशन होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने एक बड़े हॉल में जाके एक सीट लेके बैठ गए। इतनी हिम्मत तो पहला स्टेप है। चाहते सब हैं, लोग खड़े हो, मैं बोलूं, मजा आ जाए। पब्लिक स्पीकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फियर, आई वांट टू कॉन्कर इट। बट इतना स्टेप भी नहीं किया कि मैं इवेंट में जाके बैठ जाऊं, सिर्फ ऑब्जर्व करूं। 3-4 बार करूंगा ना, समझ आ जाएगा, हाथ खड़ा कर सकता हूं। अगला स्टेप ये नहीं है हज़ारों लोगों के आगे बैठना है, खड़े होना है। अगला स्टेप है हाथ खड़ा करना है। हाथ खड़ा करना है, सवाल पूछना है। तुम अंदर से कांप रहे होगे, लोगों को पता चले ना चले, तुम कांपोगे। पहला सवाल जब पूछोगे हज़ारों की ऑडियंस में से हाथ खड़ा करके, तुम कांपोगे। वो कांपना तुम्हारा चैप्टर है पब्लिक स्पीकिंग की एक्सपर्टीज़ का। ट्रीट इट एज अ सिलेबस, राइट? डू इट 3-4 टाइम्स, यू विल बी अगेन कंफर्टेबल, एंड नाउ देयर वुड बी अ चांस कि कोई कहेगा स्टेज पे आ सकते हो, आप फिर हाथ खड़ा करोगे, अंदर से कांपोगे, लेकिन 2-4 मिनट आपने बोल दिया स्टेज पे। एंड ग्रेजुअली ऐसे स्टेप्स जितनी जल्दी ले लोगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे। जितना डरते रह जाओगे कभी नहीं पहुंचोगे। डर डर के नहीं होगा, कर करके होगा। क्या बात है जी। और आई कैन सो रिलेट विद दिस बिकॉज मैं एक स्टेज फोबिक लड़का रहा हूँ, मतलब फोबिया लेवल पे।
तो आई थिंक 6th क्लास में स्टेज पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी देर ब्लैंक हो गया था, तो लोग हंस गए थे। तो जिसकी वजह से एक ऐसा फोबिया डेवलप हो गया कि मतलब स्टेज पे जाना मतलब कोई हार्ट में ड्रम बजा रहा हो ना, ऐसी स्थिति, कान लाल पड़ जाएंगे, पैर शिविर करेंगे और ब्लैंक हो जाएगा जैसे चेहरा, ऐसी स्थिति में रहता था। और ये कितना ब्यूटीफुली आपने कहा कि एक बार वो हैंड रेज करने में भी प्रॉब्लम होती है, बट आई ऑल्सो फॉलोड द सेम वे कि इफ़ यू फेस द फियर ओनली देन यू कैन कॉन्कर इट, अदरवाइज तो फियर ख़त्म तो कभी भी नहीं होगा, बट जितनी बार हम फेस करेंगे वो फेमिलियरिटी आ जाएगी। हाउ टू हैंडल दैट सेल्फ डाउट कैसे हैंडल करें? कई बार लोग जब रिज़ल्ट नहीं आता, तो जैसे कई आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैं कई बार लोग कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो बड़ा अंदर से लगता है मैं सही तो हूँ ना, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, अपना डिसीजन भी डाउट करने लगते हैं, अपनी एबिलिटी भी डाउट करने लगते हैं, अपनी सक्सेस भी डाउट करने लगते हैं। तो वो कैसे हैंडल किया जा सकता है? मुझे लगता है एक गलती बहुत बार हम कर जाते हैं कि हम ना सोचते हैं ब्लैक और वाइट, ए और बी, 0 और 1, बाइनरी में सोचते हैं। आइदर आई हैव सेल्फ डाउट और आई एम कॉन्फिडेंट, आइदर आई एम शाय और आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, राइट? मुझे लगता है लाइफ इज इन ग्रे एरिया, जो वाइट और ब्लैक के बीच होता है। हाँ, एक स्पेक्ट्रम है पूरा, राइट, रेंज ये नहीं हो सकता कि सेल्फ डाउट खत्म हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो गए। किसी चीज़ में आप हो, किसी चीज़ में नहीं हो, किसी दिन ज़्यादा हो, किसी दिन कम हो, किसी सिचुएशन में ज़्यादा हो, किसी सिचुएशन में कम हो। मैं कहूँगा मैं हज़ारों लोगों के आगे बोल लेता हूँ, शायद सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स मेरे आगे बैठे हों तो मैं भी नर्वस हो जाऊँ कि यार यूनाइटेड नेशंस में 50 प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बैठे हैं जिनको लाखों लोग सुनते हैं। मे बी आई ऑल्सो गेट नर्वस दैट डे। तो मैं कैसे कह सकता हूँ आई एम अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर? सो वी ऑल लिव इन ग्रे। हमारे ग्रे का अलग अलग टोन हो सकता है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है ग्रे को। जिंदगी ग्रे है। हम बहुत टेंशन ले लेते हैं, मैं वाइट हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं 0 हूँ, मैं 1 हूँ। तो आई फील सेल्फ डाउट मेरे अंदर क्यों है इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सब में होता है। हाउ ईजिली आई एम एबल टू डील विथ इट एवरी टाइम। क्या पिछली बार से इस बार मेरी डीलिंग बेटर हुई है? क्या इस बार मैंने खुद को जल्दी हैंडल किया है? दैट इज़ वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस थिंग कि ऑल इज़ वेल और बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मेरे अंदर सेल्फ डाउट है। बी पॉजिटिव इज सप्रेशन। सप्रेस करूंगा, सोडा बॉटल ठक 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 फाइनली फटेगा, राइट? द सोल्यूशन इज यस, देयर इज अ सेल्फ डाउट, आई नीड टू एक्सेप्ट इट, आई नीड टू कॉन्फ्रंट इट। इसको क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं परेशान हूँ, मेरे 2 दिन 3 दिन निकल गए इस परेशानी में, चौथा बचा सकता हूँ, आज 5वां बचा सकता हूँ, अगली बार एक दिन कम। ग्रेजुअली हो सकता है आप कई चीज़ों में सेल्फ डाउट पे 0 हो जाओ, कम हो जाओ, लेकिन किसी ना किसी चीज़ में रहेगा, फिर उसको डील करो। दैट इज़ हाउ वी शुड डील विद नेगेटिव थिंग्स और फेलियर्स और प्रॉब्लम्स। वी कैन नॉट स्माइल। मेरी वाइफ मुझे छोड़ गई, कल उसका मेरा फ़ोन आया, मैं जा रही हूँ, ऑल इज़ वेल, आई एम वेरी पॉजिटिव। सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मैं बैठ गया, ऑल इज़ वेल, लाइफ इज़ वेरी गुड। किसी की डेथ हो गई, भाई कुछ तो अच्छा होगा इसमें, ऑल इज़ वेल। नहीं, हाउ आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एवरी टाइम, how my emotions are getting stronger, how quickly I'm able to bounce back, how quickly I'm able to hold myself. That is the journey, that is the learning, that is the growth. And वो ग्रे में है, वो ब्लैक और वाइट में नहीं है। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, लाइक कि सेल्फ डाउट तो पूरी जर्नी में रहता ही है, बट उसको डील कैसे करना है, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग सेल्फ डाउट, वी शुड लर्न टू डील विथ इट। इवन मैं रेजोनेट कर रहा हूँ इस कॉन्वर्सेशन में कि इवन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, तो मैं अपने फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कोई नीड ऐसी है ऐसा कुछ नहीं था, बट आई थॉट कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे हम वैल्यू एडिशन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बट आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि विल पीपल एक्सेप्ट इट, एंड क्या मैं कर पाऊँगा, इतना स्केड्यूल है, सब है, क्या मेरे को समय देना होगा, और डू आई रियली वॉन्ट इट। तो ऐसे सवाल चले थे, बट अल्टीमेटली द सेल्फ डाउट वॉज देयर। बट I believe that positive thinking doesn't mean that you don't have self-doubt. It means you don't let your self-doubt stop you. Absolutely. That is the most important thing. So even when अभी मैं जैसे एक स्विस यूनिवर्सिटी के साथ में एक रिसर्च कर रहा हूँ, तो पूरा डॉक्टरेट का प्रोग्राम है वो। तो मुझे अगेन जब वो मेरे को उन्होंने अप्रोच किया कि आपको इस पे करना चाहिए, और मुझे भी रिसर्च में हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है, बट पढ़ाई छोड़े तो 11-12 साल हो चुके हैं। तो तब मुझे भी फिर डाउट आया कि कैन आई रियली डू इट, कि आपको वीकली 3-4 घंटे देना, रिसर्च को प्लान करना, थीसिस लिखना, और फिर बाद में उस थीसिस को डिफेंड करना, वापस नई चीज़ें सीखना। एक्सट्रीम डाउट वाज देयर। मैं
2-3 दिन का उनसे समय मांग करके पूरा कॉन्टेम्पलेट किया, उस डाउट को डील किया, देन अल्टीमेटली आई थॉट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे रिग्रेट तो नहीं रहेगा, राइट, कि आई बिलीव दैट पेन ऑफ रिग्रेट इज़ मोर पावरफुल देन द पेन ऑफ फेलियर. सो आई ऑलवेज कीप अ रूल कि एटलीस्ट रिग्रेट में नहीं रहना है मुझे. भले ही फेलियर मिल जाएगा चलेगा, कुछ सीख लेंगे, लेकिन रिग्रेट में तो नहीं ही जीना है. तो बहुत डीपली आपने एक्सप्लेन किया और बिल्कुल फ्रेश पर्सपेक्टिव आपने दिए हिमेश, मज़ा आ गया बिल्कुल. तो हिमेश जी, आप हैबिट्स पे भी बहुत बात करते हैं कि हैबिट्स कैसे बनाएं, क्योंकि गोल्स पे हमने बात करी, डाउट्स पे बात करी, तो अब एक चीज़ आती है कि हाउ टू बिल्ड राइट हैबिट्स. हैबिट्स का आप कितना रोल देखते हैं कि नोट सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में या फिर सक्सेस में, ओवरऑल जो हैबिट्स हम बनाते हैं वो कैसे मदद करती हैं, कैसे आगे बढ़ाती हैं? योगेंद्र जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि गोल्स डिपेंडेंट ही आपकी हैबिट्स पे है, क्योंकि एक्शन जो हैबिट करवा सकते हैं वो और कोई चीज़ नहीं करवा सकती. जो चीज़ आदत में होती है वो हम करनी पड़ती नहीं है, वो कर जाते हैं. अगर कोई चीज़ हैबिट में है तो हमें उसके लिए स्पेशली सोचना नहीं पड़ता, हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, राइट. अब सुबह उठ के अगर किसी के ब्रश करने की हैबिट है तो इट इज़ इन रिफ्लेक्स, उसके लिए हमारी विल पावर ही नहीं इन्वॉल्व हो रही. और अगर हम कोई भी पॉजिटिव हैबिट्स, प्रोडक्टिव हैबिट्स जो हमारे गोल्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो हमने आदत का हिस्सा बना लिया, तो सोचो लाइफ कितनी बेटर होगी कि चीज़ें हो रही हैं और करनी नहीं पड़ रही. यस, वो जो कॉन्शियस एफर्ट और विल पावर का कंजम्पशन ही वीक हो जाएगा, दैट वी yes. कैन यूज समवेयर एल्स ना. हाँ, वो फोकस आप बचा लोगे बहुत हाई प्रायोरिटी चीज़ों में जो कभी कभी होनी है, जो दिन में रेयर हैं, जो रोज़ करनी है, उनको आप हैबिट का पार्ट बना सकते हो. बट एट द सेम टाइम हैबिट्स जितना अच्छा और स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं, डालना उतना ही मुश्किल भी होती हैं, टाइम लगता है. एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में करता गया तो बेटर होता गया, 2 कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा. एक्चुअली 2 चीज़ें मेरे फेवर में गई हैं. एक है कीस्टोन हैबिट, जो पावर ऑफ हैबिट बुक में चार्ल्स बताते हैं. दैट प्लेड अ ग्रेट रोल इन माई लाइफ. कीस्टोन हैबिट इज़ कि आप 20 आदतें पकड़ो और चेंज करो. ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरा मन करता है मैं मेडिटेशन भी करूँ, मैं रीडिंग भी रोज़ करूँ, मैं वर्कआउट भी करूँ, मैं उसके बाद कुछ टाइम प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में लगाऊँ, मेरी सोने की आदत भी ठीक हो, मेरी खाने की आदत भी ठीक हो, पीने की आदत. ये बहुत लंबा टास्क है, राइट. लेकिन कीस्टोन हैबिट मीन्स कोई एक ऐसी हैबिट पकड़ो जो चेन की तरह बाकी हैबिट से लिंक्ड हो. उस एक हैबिट को ठीक करने से आपकी कई सारी हैबिट्स ठीक हो जाती हैं. सो इट इज़ लाइक गरारी नहीं होती, एक पहिया घूमता है तो कई पहिए घूमते हैं, डोमिनो इफेक्ट जिसे राइट, डोमिनो इफेक्ट. तो ये चीज़ जब मैंने पढ़ी, मैंने रियलाइज़ करा कि येस, अगर उस एक हैबिट को ढूंढा जाए ट्रायल एंड एरर के साथ, तो फाइनली जो मुझे नज़र आई दैट इज़ वेकिंग अप अर्ली, राइट. दैट वर्क फॉर मी. जल्दी उठ गया, अगर इसी पे फोकस करना है, इसी के रिलेटेड 10 वीडियो देख लूंगा, इसी के रिलेटेड 4 किताबें पढ़ लूंगा, लेकिन जल्दी उठने की आदत डालूंगा, राइट. अगर उठ गया, जल्दी से बेटर है राइट टाइम पे उठना. जल्दी डजंट मीन 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM. जल्दी मीन्स जो टाइम आपके लिए बेस्ट है. अगर उठ गया, अब उठ के क्या करूँगा? उठ के वर्कआउट करूँगा, क्योंकि एक टाइम पे उठ रहा हूँ, फिक्स हो गया. वर्कआउट कर लिया तो पूरे दिन के लिए मेरी एक ऑक्सीडेशन अलग होगी, मेरी एनर्जी अलग होगी, चैनलाइज अलग हो गया, मेरी बॉडी की फिट. अब क्योंकि वर्कआउट कर लिया तो खाने वक्त में थोड़ा कॉन्शियस भी रहता हूँ कि जंक नहीं खाना, वो चीज़ें खा रहा हूँ जो मेरे माइंड को हेल्प कर रही है, वो नहीं खा रहा जो मुझे आलस दे रही है, क्योंकि सुबह सुबह आधा घंटा वर्कआउट पे लगाया है, राइट. अब वर्कआउट किया होता है तो रीडिंग भी जो करते हो उसके टाइम पे थॉट्स ही अलग आते हैं, डोपामाइन रश होता है बॉडी में, एंडोर्फिन अलग लेवल पे रिलीज होते हैं. मैंने एफर्ट किस में डाली है? एक ही चीज़ में, उठने में. अब उससे मेरा टाइम पे काम भी शुरू हो रहा है, टाइम पे काम शुरू हो रहा है, टीम भी देख रही है बंदा टाइम पे पहुंच रहा है, आपकी टीम भी टाइम पे आना शुरू हो जाती है, राइट. आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. आप टाइम पे खाना खाते हो क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट टाइम पे किया था. एंड ग्रेजुअली करते करते बाय द एंड ऑफ द डे आपको नींद भी अच्छी आ जाती है, क्योंकि सुबह उठने से आपने वर्कआउट से लेकर रात तक अपने आप को निचोड़ लिया है. एंड यू विल फॉल अस्लीप इन टाइम. और क्योंकि आप टाइम पे सो गए हो, आपका साइकिल ठीक हो गया. यस, पहले दिन मैंने सोच लिया सुबह उठना शुरू कर दूंगा, नहीं, बट मेरा पूरा फोकस एक हैबिट पे गया, टाइम पे उठने का. सो दैट कीस्टोन हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज हैबिट स्टैकिंग, या जिसको हम हैबिट लिंकिंग कहते हैं, कि जब कोई नई हैबिट ऐड करनी है उस शेड्यूल में, तो आप उसको किसी 1-2 आदतों के बीच में फिक्स कर लो. फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मेडिटेशन जोड़नी है उसमें, तो आप ये कर सकते हो कि ब्रश करने के बाद और नहाने से पहले, क्योंकि ब्रश भी आप रोज़ कर रहे हो, नहा भी रोज़ रहे हो, तो ये 2 चीज़ों के बीच में कर लोगे तो रोज़ होना शुरू हो जाएगी. वरना आप रिमाइंडर लगाते रह जाओगे मुझे मेडिटेट करना है, स्नूज स्नूज स्नूज, रात हो जाएगी. सो पुट योर हैबिट बिटवीन 2 हैबिट्स, तो वो ऑटोमेटिकली हैबिट का पार्ट बन जाएगी. क्या ब्यूटीफुल है, बिल्कुल हैबिट स्टैकिंग जो आपने कहा.
लवली। और ये बहुत अच्छा आपने जो ये डोमिनो हैबिट की बात की, तो ये कैसे चूज़ कर सकता है कोई, कि कोई प्रोसेस है इसका? आई थिंक सेल्फ एनालिसिस से निकल आता है कि मेरी कौन सी आदतें मुझे ठीक करनी है, लिस्ट, कौन सी आदतें हैं जो मेरी ठीक जो होनी चाहिए, जो मुझे अडेप्ट करनी है, सो कौन सी छोड़नी है, कौन सी डालनी है। ये एक लिस्ट जब मेरी इन्वेंट्री बन गई हैबिट्स की, तो मुझे नज़र आएगा कि यार इन सब के साथ कौन सी हैबिट है जो मेन हैबिट है जिससे सब लिंक हो सकता है। ये सबके लिए इंडिविजुअल हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मैं कोई एक हैबिट बोल दूँ कि ये वाली है, तो मे बी वेकिंग अप एट राइट टाइम इज़ फॉर मी। किसी के लिए वर्कआउट ही हो सकता है कि वर्कआउट कर लिया तो चीज़ें सारी ट्रैक पे आ गई हैं। किसी के लिए डाइट कॉन्शियस होने से उसको लगेगा या जब डाइट का ध्यान दे ही रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी ठीक कर ले। मेडिटेशन कैन बी वन कोर, क्योंकि आप अवेयर हो गए, आप सुबह सुबह अवेयर हो गए अपने बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बदल जाएंगी। तो आप चाह क्या रहे हो, उन हैबिट्स को कौन सी एक हैबिट इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि मैं बहुत कुछ चाह रहा था तो मुझे वेकिंग अप करना था। लवली। तो यानी कि पहले लिख लें प्रॉपरली, थिंक ऑन द पेपर, एंड देन एनालिसिस के जरिए ही वो डोमिनो हैबिट मिलेगी। एब्सोल्युटली, डोंट कॉपी पेस्ट कि इसके लिए ये काम किया मेरे लिए करेगा। टेक इंस्पिरेशन कि हिमीश ने कहा था वेकिंग अप इज वन, तो मैं सोच लेता हूँ इसके बारे में, लेकिन हिमीश ने कहा था तो वेकिंग अप ही करना है। नो, नो रूल ऑफ थंब, यहाँ भी और लाइफ में भी। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, ब्यूटिफुल। एंड तोड़ने में क्या करें? और ये तो बनाने की बात तो हो गई, ठीक है, लेकिन कोई हैबिट ऐसी गलत है सपोज, तो उसको कैसे तोड़ा जाता है? टेक्निकली ना कभी भी हैबिट छोड़ी नहीं जाती, हैबिट सप्रेस नहीं करी जाती। जनरली जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, हैबिट्स रिप्लेस करी जाती हैं। रिप्लेस करनी आसान होती हैं, छोड़नी मुश्किल होती हैं। अगर मुझे रात को आदत है रील्स पे लगे रहना और मैं बैठ जाऊं मुझे रील्स नहीं देखनी, दिस सप्रेशन बहुत मुश्किल है। ध्यान जाएगा, माइंड को आदत है, कई चीज़ें हैं, लेकिन इफ़ आई रिप्लेस इट विथ समथिंग एल्स, कि मुझे कुछ और चीज़ जो मे बी उतना रश नहीं दे रही लेकिन कुछ रश दे रही है। इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी टॉकिंग टू माई फैमिली, कुछ और हो सकता है, इट कैन बी मेडिटेटिंग, कोई एक चीज़। क्योंकि खाली बैठ जाऊंगा तो माइंड भटकेगा, कुछ करना चाह रहा है वो, उसको चुल है, उस चुल को शॉर्ट करना है। तो रिप्लेसिंग इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, कि आपने हाई इंटेंसिटी को लेस इंटेंसिटी से रिप्लेस कर दिया लेकिन कुछ तो दिया उसको, राइट। अगर फ़ोन की मुझे हैबिट है, अब मैं छोड़ के फ़ोन बैठ जाऊंगा तो भटकता रहूँगा। आई माइट रिप्लेस इट विद अ स्पोर्ट, मैं बाहर जाके खेल लूँ, मैं आधा घंटा लॉन टेनिस खेल लूँ, बास्केटबॉल खेल लूँ। तो रिप्लेसमेंट जनरली बहुत ईजी होती है, सप्रेशन बहुत मुश्किल होता है। क्या बात है। और रिप्लेसमेंट के लिए इज़ देयर एनी स्ट्रैटेजी कि जिसमें इंसान ये ढूंढ सके कि अगर सपोज़ मुझे मोबाइल की उससे बाहर आना है तो उसको किस चीज़ से मैं रिप्लेस करूं जिसमें मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूं, ऐसा कुछ से रिप्लेस करना सो पड़ता हर हैबिट के पीछे ना कारण होगा कि ये हैबिट मुझे क्यों पसंद है। इतना सा सवाल ना आपको बता देगा किस चीज़ से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक, कोई वर्स्ट हैबिट है, किसी को पॉर्न की हैबिट है, तो टेक्निकली उसको अगर सवाल करना है कि यार मैं क्यों देखता हूँ, क्या मुझे मिलता है, वो क्या मिलता है, कि पीछे वो सोचना शुरू करेगा कि एक माइंड को स्टेट ही तो मिल रही है, एक रश मिल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो जो ये एलिमेंट्स हैं ना, ये कॉमन निकलेंगे, सेटिस्फेक्शन, रश, हैप्पीनेस। ये एलिमेंट्स मुझे और कहाँ मिल सकते हैं, क्योंकि पॉर्न की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस की मिल सकती है, सेटिस्फेक्शन की मिल सकती है। सेम नहीं होगी, थोड़ी कम इंटेंसिटी होगी, तो मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं शुरू में, तो ग्रेजुअली वो आपको काम आएंगी, बट एटलीस्ट यू हैव सम रिप्लेसमेंट। तो अगर मुझे वीडियो गेम की आदत है, मे बी चैलेंजेस इज समथिंग आई लव, सो आई कैन पुट दोज चैलेंजेस इन सम गेम जो मेरी माइंड को हेल्प कर दे। मे बी आई कैन स्पेंड टाइम ऑन चेस, कोई डिस्ट्रक्टिव की जगह कोई कंस्ट्रक्टिव गेम खेलने में लगा सकता हूँ, तो बेटर रिप्लेसमेंट भी हो गई। या मैं अपनी पढ़ाई को गेमीफाई कर लूँ, राइट, कि आई डू दिस चैप्टर आई टेक दिस रिवार्ड, आई डू दिस चैप्टर आई टेक दिस रिवॉर्ड। तो आई थिंक वो जो हैबिट लूप के अंदर ट्रिगर, रिवॉर्ड और बिहेवियर जो आता है, तो आई थिंक दैट रिवॉर्ड एलिमेंट जो है उसको मेंटल लेवल पे क्या है उसको समझ के उसको कैसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिप्लेसिंग। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक काफ़ी लोगों को कई बार हैबिट बनाने पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, तोड़ने पे लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कि उसको तोड़ूं कैसे, वहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के अंदर रहता है। एक और चीज़ बीच में आपने फोकस की भी बात की, तो आई थिंक आप कंसंट्रेशन, फोकस पे भी काफ़ी बात करते हैं। तो वो जो कंसंट्रेशन बिल्ड करना होता है कि अपने काम में फोकस को कैसे बिल्ड करें, अभी जैसे हम बात ही कर रहे थे कि आज शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में इतना लो अटेंशन स्पैन हो गया है कि लोग जस्ट 15-15 सेकंड में, मैं कई बार अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम देखें तो व्हाट इज़ द आइडियल ड्यूरेशन, तो वो एल्गोरिदम सजेस्ट कर रहा होता है 15 सेकंड इज़ द आइडियल ड्यूरेशन।
इस लेवल पे अटेंशन स्पैन आज की डेट में आ चुकी है. सो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हाउ टू मेंटेन फोकस, कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करें? पहले तो मुझे लगता है हम फ़ायदा सोचें इसका कि इस एनवायरनमेंट में हम इसको अगर फ्रूटफुली लें, पॉजिटिवली लें, और सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि जब हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है तो अपने को एक ही काम करना है सक्सेसफुल होने के लिए, फोकस. इज़न्ट इट ईजी नाउ बिकॉज पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड नाउ. लोग 15-15 सेकंड के अंदर लगे हुए हैं, 2-2 घंटे निकाल रहे हैं. उन 2 घंटों में आप अपनी एडवांटेजेस बिल्ड करो, आप अपनी स्ट्रेंथ्स बिल्ड करो, अपनी एज बिल्ड करो. अब अगर करने ही नहीं है तो देखो डिस्ट्रैक्टेड रहो, राइट. समवन एल्स विल डू. बिकॉज इस टाइम पे मतलब आप ये देखो हम करते क्या है. अगर हम इस डिस्ट्रैक्शन की बात करें, सो मैंने रिसेंटली एग्जाम्पल किसी से शेयर करी थी कि अगर मैं आज अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास जाता हूँ, राइट, जो एक जनरेशन पीछे चले जाता हूँ और जाके कहता हूँ कि दादू मेरा एक दोस्त है जो ना 30 सेकंड खुश होता है, फिर 20 सेकंड गुस्सा आ जाता है उसको, फिर 10-15 सेकंड उसको जेलसी होती है, फिर 10-15 सेकंड ना वो एकदम हंसना शुरू कर देता है, और फिर 15 सेकंड वो इमोशनल हो जाता है. दादू क्या क्या लगता है आपको? दादू कहेंगे कोई पागल है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए होगा, ही इज़ नॉट मेंटली राइट, प्रोबेबली सम बिग प्रॉब्लम. ये तो मेंटल स्टेट ही नहीं है सही. लेकिन इस स्टेट में हम सब हैं आजकल, क्योंकि व्हेन वी सी रील्स, अरे वाह सो क्यूट, नाइस नाइस, ये क्या हो रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लोग कितने इनसेंसिटिव हैं, टिंग. मजा ही आ गया, व्हाट अ रील. एक और वाह, मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है, मेरी वाइफ ऐसी क्यों नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी. वॉट इज़ हैपनिंग हियर? उस मेमोरी के साथ, उस फोकस के साथ, वर्किंग मेमोरी जिसको हम कहते हैं, जो मेन आपकी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, उसको तो इन्हीं में एग्जॉस्ट कर दिया हमने, वो तो बची नहीं. और अगर वो एग्जॉस्टेड है तो लाइफ में कुछ बड़ा कैसे हो सकता है. सो नाउ इफ़ वी कम टू अ सोल्यूशन इज़ बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि हमें कुछ टाइम जोन्स बनाने चाहिए. हम इंटरनेट से दूर नहीं जा सकते. वी इंटरनेट इज़ अ ब्लेसिंग, मोबाइल फोन्स आर ब्लेसिंग, वी शुड स्टॉप कर्सिंग देम, राइट. हम वो नहीं बनेंगे आजकल के बच्चों के हाथ में फ़ोन है, आजकल लोगों के नहीं. इट इज़ अ ब्लेसिंग, बट ब्लेसिंग को यूज़ कैसे करना है. पहले ज़माने में क्या होता था ना, हमारे अगर हम याद करें 2005-6 से पहले तो डायल अप कनेक्शन होते थे, राइट. पूरा वो बजता था फ़ोन, फिर जाके इंटरनेट कनेक्ट होता था, और इतना एक्सपेंसिव होता था कि हम कारण के साथ ऑनलाइन जाते थे. 2010-11 में 500 रुपये का 1 GB था, तब भी लोग रीज़न के साथ मोबाइल डेटा ऑन करते थे, फिर ऑफ करते थे. अब क्योंकि इट इज़ सो फ्री, इंडिया इज़ द चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड, दैट इज़ वाई वी हैव द हाइएस्ट कंजप्शन इन द वर्ल्ड. तो बिकॉज ऑफ दैट हर वक्त वो एक्सेस है कि हम बिना कारण के 1 सेकंड कोई लिफ्ट में खड़ा होता है, फ़ोन निकल आता है, एंड वी स्टार्ट कंज्यूमिंग. 2 मिनट बैठे हैं, बात हमारी अगर हम कुछ बात नहीं मिल रही, हम फ़ोन पे होंगे. सो इस चीज़ की वजह से द सोल्यूशन यहीं से निकलता है कि लेट्स हैव फिक्स टाइम स्लॉट्स फॉर इंटरनेट. एक छोटी सी टिप जो मेरी लाइफ में बहुत छोटी सी है, लेकिन व्हाट्सएप हम सबकी ज़िंदगी का पार्ट है, राइट. बट कोई इमरजेंसी होगी तो कोई मुझे व्हाट्सएप पे नहीं बताएगा, वो फ़ोन कर लेगा. तो मेरा व्हाट्सएप का बैकग्राउंड डेटा जो है वो ऑफ है. इट मीन्स व्हेन आई विल ओपन व्हाट्सएप तब मैसेज आएंगे, वो खुद से नहीं आते रहेंगे. छोटी सी चीज़ मैंने करी हुई है तो मेरे को वो नोटिफिकेशंस तंग नहीं करती. इसी तरह से मैंने डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स रखे हुए हैं कि ये मेरा सोशल मीडिया का स्लॉट है, ये मेरा फ़ोन का स्लॉट है, क्योंकि मुझे और बड़ी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, मुझे खुद को ग्रो करना है, तो मैं सारा टाइम नहीं बिता सकता सोशल मीडिया पे. तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सबको ढूंढनी चाहिए. मेरा जैसे राइटिंग का जो स्टाइल है, व्हेन आई सिट ऑन रिसर्च, तो आई पुट अ टाइमर आइदर फ़ोन पे, जनरली फ़ोन भी नहीं होता, फ़ोन ड्रॉर में होता है, वो पुरानी एक घड़ी रखी हुई है जो किचन वाला टाइमर होता है, वो रखा हुआ है, उस पर 35-40 मिनट का टाइमर लगा दिया. अब मेरी ज़िंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये 40 मिनट मेरे फोकस के हैं. फिर 5 मिनट की ब्रेक ली, फिर 30-35 डिफरेंट स्लॉट्स रखे हुए हैं. तो इफ़ द प्रॉब्लम इज़ हेयर, द सोल्यूशन इज़ हेयर. प्रॉब्लम फ़ोन में है तो सोल्यूशन भी फ़ोन में है. कितना बहुत ही अच्छा आपने ये कहा कि कॉन्शियसली यूज़ करें तो ये ब्लेसिंग है एक्चुअली, राइट. इफ़ ही आई थिंक वो जो डिटैचमेंट से यूज़ करने में हम कई बार स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करते हैं कि जब तक आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तब तक बहुत बढ़िया है, जिस दिन फ़ोन आपको यूज़ कर रहा है उस दिन गड़बड़ हो जाएगी. तो कई लोगों के साथ ही जो ऑटोमेटिक मशीन की तरह जो यूज़ करने लग गए हैं, उन्हीं के साथ एक्चुअली ये प्रॉब्लमेटिक है. अदरवाइज़ जो कॉन्शियसली यूज़ कर रहे हैं, कॉन्शियसली अपने जीवन को जी रहे हैं, वो लोग तो इसमें से जो बेस्ट निकाल सकते हैं. मुझे एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो रैट्स होते हैं,
तो रैट्स पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड उनके ब्रेन पे लगा दी और एक लीवर, एक स्विच बना दिया। तो अब जैसे ही चूहा आके उस स्विच पे क्लिक करता है तो उसका डोपामिन सर्किट एक्साइट होता है और उसको मज़ा आ जाता है, पूरा डोपामिन आता है, रिलीज़ होता है उसके अंदर। तो चूहा बार बार आता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार आता है, कंटिन्यूसली आता है उस लीवर पे, मगर एवरी टाइम दैट करंट इज़ पासिंग इट इज़ डैमेजिंग द ब्रेन एज वेल। तो लगभग 20-25 बार में चूहा मर जाता है, वो रोक नहीं पाता अपने आप को, मर जाता है। अब ये सेम एक्सपेरिमेंट डॉल्फिन पे करते हैं। डॉल्फिन पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक वॉल बनाते हैं। डॉल्फिन जैसे इस वॉल पे हिट करेगी, वो इलेक्ट्रोड में से करंट आएगा और डोपामिन रिलीज़ होगी और मज़ा आ जाएगा उसे। तो डॉल्फिन आती है, हिट करती है, मज़ा लेती है, फिर आती है, हिट करती है, मज़ा लेती है, और फिर नहीं आती, ब्रेक ले लेती है, और फिर बाद में रिवाइव करके फिर वापस आती है, फिर हिट करती है वॉल को, फिर मज़ा ले लेती है, फिर हिट करती है, फिर मज़ा ले लेती है, फिर चली जाती है। तो इसलिए हमेशा डॉल्फिन बने, रैट ना बने। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। तो वो जो समझदार लोग वो डॉल्फिन बन के चलते हैं, वो रैट नहीं बन जाते। कि किसी भी चीज़ के साथ ये लागू होता है, चाहे आप पार्टी पसंद करते हैं, चाहे आपने जैसे ये ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिए, बहुत ही मज़ेदार रहा। अब एक और सेगमेंट में मैं आना चाहता हूँ आपके रिश्तों पे, कि पर्सनल लाइफ कैसी है। अब पब्लिक में तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, तो पर्सनल लाइफ में आपकी वाइफ का क्या रोल रहा आपको ग्रो करने में? कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक लेडी होती हैं, तो व्हाट रोल योर वाइफ इज़ प्लेइंग इन योर सक्सेस? सो मैं ना ऐसा इंसान था कि टिल 2014 मेरे घर वाले जब भी शादी की बात होती थी तो मैं कहता था मुझे शादी नहीं करनी। सिर्फ कहता नहीं था, मैं बहुत क्लियर था और केस स्टडी बना के बैठा हुआ था। इतना स्ट्रांग कि मेरे पेरेंट्स ने सेविंग भी नहीं करी थी मेरी शादी के लिए, कि इसने नहीं करनी। कन्विंस कर चुका था। एक होता है कि कन्विंस करना है, शायद करवा दें, कन्विंस थे। मतलब जब भी वो शादी की बात होती थी मैंने लिस्ट निकाल के रखी हुई थी कि देखो APJ अब्दुल कलाम जी ने नहीं करी, नरेंद्र मोदी ने नहीं करी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं करी, हेनरी फोर्ड ने, जितने भी नाम थे US के, इंडिया के, और उनकी ऐसे पैराग्राफ्स रेडी थे मेरे पास कि वाई दे डिड नॉट गेट मैरिड एंड दे अचीव्ड समथिंग। एंड मैं अपना फोकस मेंटेन करना चाहता हूँ, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहता हूँ। और इस थॉट के साथ मैं बहुत क्लियर था कि मैं अपने मिशन और विजन पे लगा रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। एंड देन आई मेट गुंजन। और जब गुंजन से मिला तो ये बहुत बड़ा लेसन था कि हम ज़िंदगी में कुछ असूल और रूल बना लेते हैं, बट लाइफ में ओपन रहना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी आपको सिखा देगी। जब गुंजन से मिला तो मैंने देखा कि यार जब इससे बात होती थी मेरी, तो मैंने कहा यार कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है एक दूसरे के साथ, सपोर्टिव बातें हो रही है, उसके पास भी कई आइडियाज़ है, शी शेयरिंग आइडियाज़, मैं उसकी हम करियर्स, लाइफ, प्रोडक्टिव बातें, चीज़ें, ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और मतलब बहुत लाइक माइंडेड थॉट प्रोसेस था। तो जब लाइक माइंडेड थॉट प्रोसेस की पावर देखी कि अब मेरे लिए इट्स लाइक शी गॉट अ सेकंड ब्रेन, आई गॉट अ सेकंड ब्रेन, राइट, एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन हो गई। तो बड़ा उसका एक मज़ा आना शुरू हो गया। एंड देन आई थॉट कि अगर ज़िंदगी भर ऐसे हो तो कितना अच्छा होगा। एंड देन आई फेल्ट कि यार मतलब शी इज़ द वन, कि मुझे शादी करनी चाहिए, राइट, हु इज़ नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, हु इज़ बेटर, यू नो, सप्लीमेंटिंग माई थॉट्स, माई इमोशंस, माई एफर्ट्स। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कहते हैं कि दो वेव अगर रेजोनेंस में हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यस, एब्सोल्युटली। फिर एक दिन जब उसके घर में आ गया ये क्वेश्चन कि भाई अब जब गुंजन की फैमिली की बारी आ गई कि उसकी शादी करनी है और लड़के वाले देखने वाले आएंगे, तो फाइनली गुंजन ने एक दिन मुझे कहा कि भाई अब बताओ करनी है, कैसे है, क्या प्लान है, कल आ जाएंगे लड़के वाले। अब वो थोड़ी सी जिद आ गई, ऐसे कैसे कोई देखने आ जाए यार। एंड अब मैंने फैमिली को प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ था। दे वर लाइक ओके, बात खत्म हो चुकी थी हमारे घर में, इस बंदे ने शादी करनी है। एंड वन डे आई वेक अप एंड आई गो टू माई पेरेंट्स रूम, क्योंकि अगले दिन अगर नहीं करी बात तो लड़के वाले देखने आ जाएंगे। सो आई गो टू माई पेरेंट्स रूम एंड ऐसे मैंने कुछ बात करनी है, मम्मी पापा कहते पापा बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, हाँ बोल। मम्मी लेटे हुए हैं, हाँ बोल। मैं कहा थोड़ा बैठ जाओ, बैठ के बात करनी है। क्या हो गया? मैं कहा थोड़ी बात ऐसी है कि बैठ के करने वाली है, थोड़ा सा बैठ के क्या करना है। अच्छा बता क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस? मैं शादी करनी है। पापा का पहला रिप्लाई था क्या हुआ? मम्मी का तो चेंज कैसे हुआ? ठीक है, मैंने कहा करनी है। तो दे वर हैप्पी, एक्साइटेड, एंड बट हमने तो सेविंग ही नहीं करी। So anyways, I mean, then gradually marriage happened. मैंने लव मैरिज रही है आपकी? It is a love marriage. ये मैंने बैक स्टोरी बता दी, बट कंट्रीब्यूशन की बात करूँ यहीं से आइडिया हो गया होगा कि then she is and was and will be a great pillar.
जैसे देखो, मैं नहीं कहता हर किसी को ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। आई एम एडिक्टेड टू व्हाट आई डू। मैं नहीं कहता हूँ कि सबको काम इतना प्यारा नहीं भी है तो आई डोंट क्वेश्चन। जो वर्क लाइफ बैलेंस में चलते हैं, आई एम फुल रिस्पेक्ट टू देम। बट मुझे हर वक्त मेरा यही एक पैशन है, मुझे मेरी किक है। सचिन को पूछो क्या पसंद है, क्रिकेट। लेकिन तुम खाली बैठे क्या करते हो, जब हॉबी क्या है, क्रिकेट। राइट, सो दिस इज हाउ आई एम। तो हम वॉक भी करते हैं तो वी डिस्कस थॉट्स, एक्सचेंज आइडियाज। तेरे दिन में क्या हुआ, मेरे दिन में क्या हुआ, क्या बेटर हो सकता है। वो एक वेवलेंथ ऐसी मैच करती है कि मतलब लोग कहते हैं टचवुड के जनरली सुना है कि कपल्स में बात होनी बंद हो जाती है, और हमारी बातें हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। 8 साल हो गए एंड स्टिल हमारा एक क्वेश्चन यही होता है कि नाश्ते में हमें एक टाइम ब्लॉक करना है कि ये ना हो कि हम बातों में बह जाएं। सो वी स्टॉप आवर सेल्स के, होल्ड आवर सेल्स कि अब और बातें नहीं करनी, अब काम करते हैं। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी आई वुड से। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर, जैसे फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट फैमिली। सो गुंजन ने भी फैमिली का पार्ट बन के वही स्ट्रेंथ, वही सपोर्ट मुझे आज भी मिल रही है। सो ब्यूटीफुल टू हैव अ जनरली से कि लाइक लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी घर पे मिल जाती है। सो अब तो वो भी इसी जर्नी पे हैं आपके साथ में, तो उनका भी ये पैशन था या आपसे इंस्पिरेशन मिली उन्हें? हाँ, सो अगर मेरे से इंस्पिरेशन मिलनी होती तो शायद शादी के 2 महीने 4 महीने बाद वो ये डिसीजन ले लेती। शी वॉज वर्किंग विद टॉप कंपनीज, एडोबी के साथ थी वो, उसके बाद प्यूब्लिसिस विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, उसके साथ थी। एंड शी वॉज डूइंग ग्रेट कॉर्पोरेट लाइफ में, ग्रेट पैकेज, ग्रेट एवरीथिंग, अपनी जर्नी कर रही थी। बट वॉट ट्रिगर्ड हर इज़ नॉट मी, वॉट ट्रिगर्ड इज़ नॉट वॉट आई वॉज गेटिंग, बिकॉज उस टाइम पे मैं भी इतना लुक्रेटिव मेरा नहीं था कुछ। उसने एक अपनी फिटनेस जर्नी कवर करी थी। सो शी लॉस्ट फ्रॉम 80-85 kgs से वो अराउंड 60 kgs, अराउंड 15-20 किलो उसने लूज़ किया इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। एंड जैसे आपकी बॉडी में इतना बड़ा डिफरेंस आए तो आपके आसपास के बहुत लोग आपसे सवाल करने शुरू हो जाते हैं, क्या किया, विल पावर कैसे बनाई, टिप्स क्या है, थॉट्स क्या हैं। एंड शी स्टार्टेड शेयरिंग कि मैंने माइंड से क्या किया, मैंने डाइट में क्या किया, रूटीन में क्या किया, और लोगों को भी रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए उसकी जॉब के दौरान। एंड देन शी फाउंड दिस पैशन के उसको और मज़ा आना शुरू हो गया कि जब लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जब लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, तो वाई नॉट एक्सपैंड इट, वाई नॉट हेल्प मोर पीपल। तो ये उसने देखा था कि इंटरनेट की ये पावर है कि हिमीश अगर किसी चीज़ पे रिसर्च करता है, अगले दिन लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आता है। तो उसको लगा कि येस, अगर मुझे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने, आई शुड स्टार्ट दिस जर्नी। एंड ड्यूरिंग हर जॉब मुझे याद है कि पूरा दिन जॉब में होती थी और रात को हम 9 बजे जिम जाते थे। जिम जाना, वर्कआउट करना, वर्कआउट करने के बाद मैं उसका कैमरामैन होता था। एंड शी वॉज सो पैशनेट कि पूरे वर्कआउट पूरे दिन के बाद, वरना एक कारण हो सकता है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं पूरा वहाँ कमिटेड थी, मैं रात को जिम कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना। उसके बाद वो पूरी वीडियो क्रिएट करती थी और वो जिम से निकल के वो फ़ोन पे एडिट करते हुए आती थी। मैं एक तरह का उसका वॉच था कि सब सही है, अब लिफ्ट से बाहर आ जाओ, अब घर आ जाओ। वो करते करते घर पहुंचने तक उसने पूरा अपना एडिट करना और अगले दिन सुबह डाल के देन शी गोज टू हर जॉब। वो जो कमिटमेंट थी ना कि किसी भी दिन एब्सेंट नहीं हुई, वो किसी भी दिन थकावट को बहाना नहीं बनाया। एंड करते 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 दैट शॉर्ट कंटेंट से उसको रिजल्ट आना शुरू हुआ। देन वन डे शी डिसाइडेड कि आई विल क्विट माई जॉब एंड स्टार्ट लॉन्ग कंटेंट ऑन यूट्यूब। एंड नाउ शी हैज़ अ प्रॉपर वेंचर, एक प्रॉपर कंपनी है, अक्रॉस द ग्लोब उसके क्लाइंट्स हैं, एंड शी इज़ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स every month. फिटनेस पे अभी वो लोगों को गाइड कर रही हैं? Right. She has this company called I Am Wow, which has coaches, workout plans, nutritionists, and that's how it has evolved. Having such partner is such a blessing, right? और आपकी ग्रूमिंग में क्या रोल रहता है उनका? क्योंकि मेरी वाइफ मुझे ग्रूम करने में बड़ा रोल अदा करती है, वरना मैं तो रोज एक टी शर्ट पहन के बाहर निकल जाऊँ। तो डज शी प्ले रोल इन दैट एज वेल? उसमें भी कुछ रोल अदा करती हैं? हाँ, मतलब पॉइंटेड रोल नहीं होगा कि ये पहनो, ये मत पहनो, करो। बट हम आई वुड अग्री, मे बी ये एक मैन सिंड्रोम होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रखते। हमें लगता है कि कपड़े ही तो हैं, जूता ही तो है। बट येस, मैं वैसे थोड़ा सा कॉन्शियस हमेशा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ, आई फील कि व्हाट वी वेयर इज़ ना, इट इज़ ऑल्सो रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। तो हम किसी को मिलने जा रहे हैं, हम कैसे हैं, हम ऑफिस, हमें को ऑफिस है, मेरी टीम है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं? नहीं, इट इज़ माई रिस्पेक्ट टू देम कि अगर शादी इंपॉर्टेंट होती है, दोस्त की शादी में हम सज के जाते हैं, तो तुम भी इम्पॉर्टेंट हो, राइट? और अगर मेरी वाइफ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है
तो आई नीड टू एश्योर कि घर में मैं कहूँ कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, वाइफ ही तो है, और शादी में मैं तैयार होके जा रहा हूँ. सो वट एवर इज़ इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में हम तैयार होके जाते हैं क्योंकि वो कंपनी और जॉब इंपॉर्टेंट है. सो माई क्लाइंट्स आर इंपॉर्टेंट, माई ऑडियंस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी, माई टीम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो आई मेक श्योर आई ड्रेस अकॉर्डिंगली. सो ब्यूटीफुल. आई थिंक अभी एक इमेज कोच हैं जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था. इवन शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट कि वेयरिंग गुड क्लोथ्स इज जस्ट नॉट अबाउट यू, राइट. इट्स नॉट जस्ट कि आपकी सेल्फ एस्टीम वहाँ से आ रही है, बट इट इज़ अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर पीपल, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगा, बिकॉज बहुत बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ पे कि वेयरिंग गुड डज नॉट मीन वेयरिंग एक्सपेंसिव ऑलवेज, राइट. ब्रांड इज़ अ चॉइस. मैं ये नहीं कहूँगा ब्रांडेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपकी चॉइस है. अच्छा दिखना पैसे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो थॉट पे डिपेंडेंट है, राइट. ब्रांड्स की फाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट. वहाँ आपको पता होना चाहिए आपको क्या पसंद है. मुझे लग्जरी कार का शौक है, मुझे अच्छे स्नीकर्स का शौक है, बट मुझे ब्रांडेड बाकी कपड़ों का शौक नहीं है. बट अगर किसी को है वो रिस्पेक्टेड है. बट अगर थ्रू आउट ऊपर से नीचे कोई ब्रांड नहीं पहन रहा और खर्चा नहीं कर रहा, तब भी ये थॉट है कि सामने वाला इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई शुड ड्रेस बेटर. जैसे क्लीन, प्रेस्ड, ग्रूम्ड हम कर सकते हैं. लवली. एंड स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल रहा है? क्या आप स्पिरिचुअल हैं और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? व्हाट डू यू थिंक द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर सक्सेस, या आपके जीवन में क्या रोल अदा किया है? मेरी डेफिनेशन से आई एम स्पिरिचुअल, क्योंकि मैंने जितनों से भी बात करी, जब भी किसी स्पिरिचुअल गुरु को मिला तो मैंने डेफिनेशन समझने की कोशिश करी और देखा कि सबकी अलग है, राइट. सो आई वुड से स्पिरिचुअलिटी इज़ हैविंग नो डेफिनेशन फर्स्ट, राइट. मेरी डेफिनेशन है गोइंग विद इन, दैट इज़ इट. अगर कोई कहे कि स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है कि तुम ये नहीं पहनते वो पहनते हो, ये नहीं खाते वो खाते हो, ये नहीं पढ़ते वो पढ़ते हो, पार्टी करते हो नहीं करते हो, तो वो सबकी अपनी अपनी कोड है. कोई स्पिरिचुअलिटी बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं है जहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, राइट. इट इज़ योर थॉट प्रोसेस. आई फील आई एम स्पिरिचुअल एंड आई डोंट जज एनी वन एंड आई थिंक नो वन शुड जज मी. फॉर मी इट इज़ गोइंग विद इन. मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन के साथ खुद के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ. मैं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड ऑन एंड ऑफ पढ़ता रहता हूँ या कभी सुन लेता हूँ, और उससे थॉट्स जो मुझे लगता है फ़िल्टर करके मेरे काम के है वो लेता हूँ, और व्हेन आई गो विद इन माई सेल्फ उनको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ. बहुत बेसिक सा है. इसके अलावा कोई प्रैक्टिसेस अगर आप पूछो तो ऐसे कोई रिजिड प्रैक्टिसेस मैं फॉलो नहीं करता हूँ. मेडिटेशन इज़ वन थिंग विच टेक्स मी फ्यू स्टेप्स एवरी डे इनसाइड. इफ़ इट इज़ स्पिरिचुअलिटी आई एम स्पिरिचुअल. अकॉर्डिंग टू समवन इफ इट इज़ नॉट, इट इज़ ओके. आप तो वैसे भी कर्म योगी है ना. योग भी अलग भक्ति से हो रहा है, रात से हो रहा है. तो आई थिंक जब आपका जो काम ही ऐसा है कंट्रीब्यूट करने का, तो आई थिंक वही एक माध्यम है स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस करने अरे बहुत का. मेडिटेटिव है हमारा काम. कोचिंग, क्रिएशन, ट्रेनिंग बहुत मेडिटेटिव है. इसके अंदर घुस जाओ तो वो मेडिटेशन वाली फीलिंग है. हाँ, अपने आप में मेडिटेशन. पढ़ कंटेंट रहे हैं के तो अंदर भी घुस जाओ, मेडिटेशन है. मेडिटेटिव है. यस, किसी को सिखा रहे हो, वी आर इमर्स्ड, पूरे इमर्स हो जाते हैं. और अगर कोई इमर्स्ड है तो वो बहुत मेडिटेटिव, पूरा कॉन्शियसनेस से कितना जी रहे हैं, वही मेडिटेशन है एक तरीके से. लवली. सो अब हम रैपिड फायर पे जाएंगे हिमेश. तो रैपिड फायर में जाएं उससे पहले एनी 3 सक्सेस पॉइंट्स दैट यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, एनी 3 थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ दैट यू कैन गिव. श्योर. आई विल से, अगर मैं अपनी लाइफ को समराइज करूँ ना 3 पॉइंट्स में, तो आई विल से 3 C's. 3 C's आर, फर्स्ट इज़ करेज. हिम्मत करते रहो. जो मैंने कहा था कि डर डर के नहीं होगा, कर करके होगा. तो करेज बहुत ज़रूरी है. कुछ ना कुछ करते रहो, छोटे छोटे रिस्क लेते रहो. छोटे छोटे रिस्क लोगे, रिस्क के साथ कंफर्ट बनेगी, रिस्क के साथ दोस्ती होगी, दोस्ती होगी तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे. रिस्क कैन बी एनीथिंग. कभी 5 स्टार के अंदर नहीं गए, रिस्क लो. बड़ा अजीब लगेगा, जाके देखो, राइट. कभी किसी से बात करने में झिझक है, अननोन जगह पे हाथ खड़ा करें, छोटा सा तो रिस्क है, ले लो. सो करेज इज़ 1. सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी. शुरू तो कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. मेरी लाइफ में आई वोंट से आई एम द स्मार्टेस्ट, नो. मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बेस्ट स्पीकर हूँ, मेरे से अच्छे ट्रेनर्स इंडिया में हैं, आई नो. मेरे ट्रेनर्स मेरे से मच मोर नॉलेज रखते हैं, राइट, विद फुल रिस्पेक्ट टू देम. बट शायद मैं डिफरेंट क्या कर पाया ना, मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं लगा रहा. कोचेज़ आए गए, ट्रेनर्स आए गए, यूट्यूबर्स आए गए, मैं लगा रहा. व्यूज़ गए, लोगों ने बोला चैनल डेड हो गया, मैं लगा रहा, चैनल वापस आ गया. फिर व्यूज़ गए, लोगों ने कहा डेड हो गया, मैं लगा रहा, मैं वापस आ गया. सो कंसिस्टेंसी हैज़ टेकन मी टिल हियर, एंड कंसिस्टेंसी विल फॉर श्योर टेक मी प्लेसेस. सो दैट इज़ वाई एम अ बिग फैन ऑफ कंसिस्टेंसी. कि इतनी जल्दी जो हार मान ली ना,
वो कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। क्या कोई क्रिकेटर कंसिस्टेंसी के बिना बना, कोई अच्छा एक्टर कंसिस्टेंसी के बिना बना, कोई अच्छा पॉलिटिशियन कंसिस्टेंट हुए बिना अच्छा पॉलिटिशियन बना। अगर सालों दुकान की पे रोज तपस्या। जाएंगे नहीं, दुकान चलेगी नहीं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट शॉपकीपर ऑल्सो, राइट। एंड थर्ड सी, ये वर्ड मेरा फेवरेट है। इट इज़ नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश और हिंदी, आई डोंट नो, बट समझ जाएंगे सब इमोशन को। चुल चुल समझते हैं ना आपके? वो कीड़ा अंदर, कीड़ा, वो कुछ करना है, वो क्यूरियोसिटी भी है, वो एम्बिशन भी है, वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना भी है, वो इसको रोज ग्रो करना भी है। वो चुल है कि ना, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंट, व्हाट न्यू, जो मैं कर रहा हूँ इसमें और क्या किया जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है। वो ना डेड तरीके से ठीक है, कंसिस्टेंट है जी, हम लगे रहेंगे नहीं। आई हैव दैट चुल ऑल्सो कि आई एम ग्रोइंग, आई एम जस्ट मेकिंग वीडियोज एवरी डे, और आई एम ग्रोइंग द वे आई मेक वीडियोज एवरी डे। आई एम गिविंग सेशंस, की नोट कंपनी ने बुलाया, मैंने जाके सेमिनार कर दिया, और एवरी टाइम क्या अलग कर सकता हूँ यार, इस बार ओपनिंग अलग करते हैं, इस बार क्लोजिंग अलग करते हैं, इस बार ये एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं। वो चुल ना शायद जिंदा दिली रखती है। वो बड़े से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ा पैसा, बड़े से बड़ा ब्रांड, बड़े से बड़ा डेस्टिनेशन आप इसलिए करते हो कि आपको एक लाइफ फील हो। वो चुल आपको रोज जिंदा रखती है। वो जो ऊर्जा, एंथुजियाज्म, वो जो एक्साइटमेंट अंदर बनाए रखती है। वरना कई लोग बोर महसूस करने लगते हैं कि आप ऑलमोस्ट 11 साल से लगातार कर रहे हैं, तो एक चुल एक अंदर बहुत बढ़िया। तो करेज, कंसिस्टेंसी एंड चुल, तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। सो नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर राउंड विथ हिमेश। लेट्स डू इट। सो नाउ वी आर मूविंग टू द रैपिड फायर राउंड विथ हिमेश। अगर आपकी लाइफ में एक मूवी होती, यानी कि आपकी लाइफ पे अगर एक मूवी बनाए, तो उसका क्या टाइटल होगा? राही अनजान। राही अनजान, ये कौन सी पिक्चर है? अच्छा, पिक्चर होनी भी चाहिए, मैंने फ्रेश टाइटल बनाया है। अच्छा, फ्रेश। अरे यार, राही अनजान, क्या बात है, क्यों ऐसा? मैंने एक बार एक पोएम लिखी थी जब मैंने अपना फर्स्ट प्रॉपर सेशन डिलीवर किया था, जिसमें मैं बहुत इमोशनली इन्वॉल्व था और लोगों की आंखें भर आई थी। तो तब मैंने एक पोएम लिखी थी कि हम पैसेंजर हैं, हम ट्रैवलर हैं, ये चलता रहेगा सफ़र, और इसके साथ सिर्फ पहचान को लिंक करना ज़रूरी नहीं है, तो अनजान होके भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इट वाज लाइक, वो पंजाबी में पोएम, तो अभी पॉइंट नहीं है उसको डिस्कस करने का, लेकिन यस, वो उसका टाइटल यही था, राही अनजान। राही अनजान, कि बड़ा लंबा सफ़र है तेरा राही अनजान। क्या बात है जी। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आपको सबसे अनएक्सपेक्टेड लेसन क्या मिला है अभी तक? अनएक्सपेक्टेड लेसन बहुत सारे हो सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट वन। ये रैपिड फायर है, लेकिन मैं इसको बहुत नॉन रैपिड तरीके से आंसर कर रहा हूँ। श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक बहुत बार ना हम लीनियंट होके, कंफर्टेबल होके, अच्छे बन के अपना भी और दूसरे का नुकसान करते हैं। ये मैंने एक बहुत बड़ा लेसन लिया है कि मुझे लगता है कि इन एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज़ व्हाट आई फील नाउ आफ्टर लर्निंग लेसन्स, आई एम नॉट द बॉस, एंड ना कोई इन्वेस्टर बॉस होगा, ना मैं बॉस हूँ, ना टीएल किसी का बॉस है, ना कोई हेड किसी का बॉस है। बॉस है शीट, स्प्रेडशीट। उस पे अगर कुछ लिखा है करने का, उसको जो फॉलो कर रहा है वो राइट है, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा और डिस्कस भी नहीं कर रहा वो रॉन्ग है। मेरी गलती, लेसन ये है कि वो शीट फॉलो नहीं भी हो रही, कोई नहीं, चेंज हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। वी शुड नॉट बी हार्ड, वी शुड बी ओके। नहीं, मुझे भी अपने बॉस को रिपोर्ट करना है, वो शीट है। सो व्हेन आई यूज दिस प्रिंसिपल, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज इन माई लाइफ। उससे पहले मैं लॉसेस लेता रहता था। लवली। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क वाली डिसीजन कौन सी थी जो फिर बाद में जाके सक्सेसफुल हुई? आई थिंक स्टार्टिंग द यूट्यूब। 2012 में यूट्यूब शुरू करना, इससे बड़ा रिस्क नहीं हो सकता। यस, जब लोगों को पता भी नहीं है कि फ्यूचर कैसा होगा। और अच्छी जॉब छोड़ के, और वो जॉब जो फाइनली तुम्हारे घर को तुम्हें कंफर्टेबल कर रही है कि इतने सालों की स्ट्रगल खत्म हुई है, अब तुमने कोई 2 पैसे जोड़े हैं और अब तुमने फिर उसको लगा दिया, डाउन पेमेंट कर दी, लैपटॉप ले आए, 2 लाइटें ले आए, कैमरा ले आए, और अगले 1 साल के लिए घर वालों को पैसे दे दिए 12 महीने की मेरी कंट्रीब्यूशन लो, मेरा पैसा 0। अब लग जाओ कमरे के अंदर, बंद कर लो खुद को, क्योंकि पैसा ही नहीं है कि बाहर भी जा पाऊँ। सो ब्यूटीफुल। अगर आप किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ एक दिन अपनी ज़िंदगी ट्रेड कर सकते हैं, तो वो कौन होंगे और क्यों? ट्रेड मतलब चेंज कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। मैं वैसे बोलता शहीद भगत सिंह जी, लेकिन मैं तब बोलता अगर उनको मिलने का मौका मिलता, एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा। उनके लेवल की कमिटमेंट, थॉट प्रोसेस, वो अभी मैं उस लायक नहीं हूँ।
सो इफ आई हैव टू एक्सचेंज विद समवन आई वुड रिक्वेस्ट भगत सिंह जी कि थोड़ा सा वो लाइफ का हिस्सा दे दो ना. I mean, if we talk history, for me, Yes. Shahid Bhagat Singh is one name which comes to my mind. Even if I can't exchange my life with him, I'll borrow some time. अपनी लाइफ मिशन को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या होंगे? दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपना सपना पूरा करना. क्या बात है जी. कौन सी बुक है जो आपके जीवन पे सबसे गहरा प्रभाव डालती है? जैक कैनफील्ड की बुक है द सक्सेस प्रिंसिपल्स. दैट इज़ वन बुक आई ऑलवेज फील जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है. सबसे रिबेलियस काम क्या किया है आपने आज तक? सबसे रिबेलियस, हाँ, आई थिंक ये मेरे सब चीज़ें 2012 को एक ट्रिगर पॉइंट ले आती हैं. सो व्हेन आई वाज रिजाइनिंग फ्रॉम माई जॉब, तो मैंने अपने बॉस को पहले पिच किया कि हम ये कंपनी में ही करते हैं, एज अ ट्रेनर हम काम कर रहे हैं, तो हम इंटरनेट पे चलते हैं. 2012 में इट वॉज अ रिजेक्शन, तो वो भी अपनी जगह ठीक थे, उन्होंने आइडिया रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया. व्हेन आई रिज़ाइंड, ही कोच्ड मी, गाइडेड मी, बट इट वॉज नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ही सेड कि इस कंपनी के बाहर तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं, जब तक कंपनी का लोगो तुम्हारे प्रोफाइल के साथ जुड़ा है तब तक तुम्हारी पहचान है. और मैंने किसी अपने कुलीग को बोला हुआ था कि कोई बात नहीं यार, जब न्यूज़पेपर में नाम आएगा ना, दे विल फील प्राउड ऑफ मी. और वो बात उन तक पहुंची तो उसका भी उन्होंने मजाक उड़ा दिया कि देखते हैं जब तेरा न्यूज़पेपर पे नाम आएगा, नो वन वुड इवन रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम टुडे, योर नेम एंड्स इन द वर्ल्ड. तो उस सब को सुनने के बाद फिर वो आग और बड़ी हो गई. और अब तो फ़र्क नहीं पड़ता, अब शायद वो स्टेज नहीं है कि अब न्यूज़पेपर में नाम आता है और मैं उस दिन को याद करता हूँ, आउटग्रो कर गया उसको. लेकिन जब पहली बार न्यूज़पेपर में नाम आया था तो मुझे सीधा वो मोमेंट याद आई थी. फिर आगे कोई उनका आया जवाब? नो, वी आर इन गुड टर्म्स. गुड. लेट पास्ट बी द पास्ट. अगर आप अपने यंगर सेल्फ को लेटर लिख के कुछ सीख दे सकें तो क्या देंगे? मुझे लगता है कि मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि तुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था. मैं ये नहीं कहूँगा कि तुझे फ़ोन पे नहीं लगना चाहिए था, या तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए थी, या तुझे याहू मैसेंजर पे चैट नहीं करते रहना चाहिए था. बस एक चीज़ कहूँगा कि तेरे को टाइम देख के करना चाहिए था. मैनी अ टाइम, स्पेशली दोज हु आर इन टीन एज और यंग एज हु आर वॉचिंग दिस, अगर अर्ली 20s एंड टीन एज के लिए स्पेशली, यंग तो हम सभी हैं, डोंट स्पेंड टेम्पररी टाइम ऑन परमानेंट थिंग्स एंड डोंट पुट योर परमानेंट टाइम ऑन टेम्पररी थिंग्स. कुछ समय आपका हर रोज़ होता है जो परमानेंट चीज़ों पे लगना चाहिए, और कुछ समय है जो आपकी टेम्पररी चीज़ों पे लगना चाहिए. अगर वो रिश्ते ज़िंदगी भर साथ निभाने वाले हैं, वो एक प्रॉपर टाइम अफोर्ड कर सकते हैं. अगर वो फ्लिंग्स हैं, क्रशेज़ हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके गोल्स का टाइम लें. अगर आपकी कोई कोर्स, कोई बुक, कोई चीज़, कोई इंट्रैक्शन आपको ज़िंदगी में कुछ बनाने वाली है, उस पर ज़्यादा टाइम लगे. और अगर कोई एंटरटेनमेंट है, रिलैक्स करने के लिए, उस पर कम टाइम लगे. 6 घंटे गेम्स खेलना मे नॉट बी हेल्प यू परमानेंटली. आधा घंटा 1 घंटा खेलना कैन हेल्प यू. लवली. अपनी ड्रीम डिनर पार्टी में 3 लोगों को बुलाने का मौका मिले, जीवित हों या फिर जो गुजर भी चुके हैं, तो कौन वो 3 लोग होंगे? पहले तो शहीद भगत सिंह होंगे, फॉर श्योर. आई वुड लव टू इनवाइट. दूसरे आई वुड कॉल माई ग्रैंड मदर, राइट. बहुत सारी बातें दादी नानी से करने वाली पेंडिंग है, तो मैं उनको ज़रूर बुलाना चाहूँगा, राइट. एंड थर्ड आई वुड से वो टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि बापू भी वहाँ बैठे होंगे और भगत सिंह भी वहाँ बैठे होंगे. 2 आइडियोलॉजीज क्लैश कर सकती हैं, बट आई थिंक अब डिस्कस करेंगे व्हेन इंडिया इज़ इन अ बेटर स्टेट, बेटर थिंग्स, तो अब उनकी डिस्कशन अच्छी होगी क्योंकि दोनों का इंटेंट बहुत अच्छा था, तरीके अलग थे. तो आई थिंक दादी और नानी में 4 बिठा रहा हूँ. हाँ. भगत सिंह और गांधी जी, बापू, क्या बात है. मज़ेदार टेबल हो जाएगी. वो कौन सा सवाल है जो आप चाहते हैं कि लोग आपसे पूछें लेकिन कोई पूछता नहीं है? हाँ, तो वो बताने पे पूछा जाएगा क्या? वैसे पूछ ही लेते हैं सब. इतने ठीक है. टेक अ टाइम टू थिंक, मे बी समथिंग गुड कम्स अप. हाँ, अब आई मीन द डिफरेंस इज़ कि जब हम बैठते हैं, जब ग्रोथ माइंडेड लोग बैठते हैं, तो ये सवाल पूछा जाता है. बट अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से पूछो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैनी अ टाइम्स आई रिसीव ईमेल. आई डोंट नो दिस इज द राइट डायरेक्शन टू दिस आंसर, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. मैनी अ टाइम्स आई रिसीव ईमेल कि आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है, काश आपकी तरह हो, काश आपकी जैसी किस्मत हो. सेमिनार्स में भी लोग बोलते हैं आपका सही है. द क्वेश्चन विच इज़ मिस्ड इज़
आपकी स्ट्रगल क्या है, आपके पीछे की जर्नी क्या है, हमें भी वो तपस्या करनी है, हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, हम उन प्रॉब्लम्स के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं, इस किस्मत को बनाने के लिए कौन सी मुश्किलों को सामना करने के लिए आप हमें गाइड कर सकते हो। आपने जर्नी पूछी, ग्रोथ माइंडेड लोग जर्नी पूछते हैं, बट मेजॉरिटी लोग सिर्फ सक्सेस का क्वेश्चन पूछते लोग हैं, तालियां देखते हैं, तपस्या नहीं देखते। तपस्या नहीं देखते। यस। ब्यूटीफुल। आपकी परफेक्ट गो टू डेट नाइट क्या होती है? परफेक्ट मतलब दो हैं जो मुझे बहुत पसंद है। वो है कि हम टीवी में कुछ अच्छा सा लगाएं एंड मैं और मेरी वाइफ बैठ के बेड पे कुछ बढ़िया सा खाएं एंड और हम मूवी कैसे देखते हैं कि 2 मिनट मूवी चलती है, फिर हम पॉज दबाते हैं, वहाँ से में कुछ थॉट आ जाता है, कुछ डिस्कशन आ जाती है, शुरू हो जाते हैं, फिर 2-4 मिनट मूवी देखते हैं, फिर तो कई बार हम कंट्रोल करते हैं आज सिर्फ मूवी देखनी है। बट आई लव दैट। इट इज़ नॉट हैविंग अ कैंडल लाइट, इट इज़ नॉट हैविंग अ इटालियन फूड सर्व्ड बाय शेफ, वो भी करते हैं हम, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो पहले नंबर पे मुझे वो आता है जो ऐसे अल्टी पल्टी मार के बेड पे बैठ के एंड सामने टीवी लगा हुआ है, नो वन इज़ वॉचिंग यू, नो वन इज़ देयर, जस्ट यू एंड हर, एंड आपके फ्लो में रिमोट, थिएटर में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फेवरेट ट्रैवलिंग स्पॉट क्या है? माउंटेन्स, बीचेस, व्हाट? माउंटेन्स। माउंटेन्स आपका फेवरेट है, लवली। सबसे हिलेरियस एडवाइस जो आपको कभी मिली है वो क्या है? जब मैंने यूट्यूब जर्नी शुरू करी थी तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने मिलकर प्रॉपर बैठ के मुझे समझाया था कि देख, तू अच्छा बोल लेता है, तूने नौकरी छोड़ दी है, तो यूट्यूब पे तो कुछ चल नहीं रहा, ना व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ तेरा बन नहीं रहा होगा, तेरे पास पता ही था उनको, सब ख़त्म करके बैठा हुआ हूँ, तो तू न्यूज़ चैनल में ट्राई कर ले, हमारी जान पहचान है, हम लगवा देते हैं। ये तो एक्चुअली अमेजिंग एडवाइस। कौन सी टीवी सीरीज आप अभी देख रहे हैं? एनी वेब सीरीज? हाँ, मैं बताता हूँ, महाभारत देख रहा हूँ। महाभारत अभी देख रहे हैं? ये मैंने बचपन में महाभारत प्रॉपर नहीं देखी, तो लेकिन मैं बहुत डिस्कनेक्टेड फील करता हूँ कि मुझे पूरी तरह से पता नहीं है महाभारत का। बचपन में क्यों नहीं देखी, बीइंग फ्रॉम सिख फैमिली, तो कभी लगी कभी नहीं लगी, तो ऐसे घर में वो सुना सीखा नहीं है। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि आई शुड नो ऑल द कैरेक्टर, स्टोरी, एवरीथिंग, बहुत सारी लर्निंग्स है उसके अंदर। तो बहुत लंबी वेब सीरीज शुरू कर ली है, 2 साल में ख़त्म होगी। एंड मेरा जो कंजप्शन टाइम है वो है अराउंड 10 मिनट्स अ डे, 10-15 मिनट ही देखता हूँ टीवी। तो सोचो आप 15-15 मिनट रोज़ महाभारत देख के, ये 2.5 साल की वेब सीरीज़ है मेरी, चलेगी। बट आई एम क्लियर फॉर 2.5 years, क्या देखना है। आपकी पर्सनल बकेट लिस्ट में अगली 3 ऐसी चीज़ें क्या हैं जो आपको करनी है? सो मेरा एक विश था कि जब हम इस्टेब्लिश हो जाएंगे और कुछ ज़िद्दें हैं जो पूरी हो जाएंगी, जो कर ली, तो आई एंड गुंजन वी वांटेड टू हेल्प चिल्ड्रन इन एजुकेशन। में मेरी लाइफ का सबसे क्लोजेस्ट कॉज है, किसी को खाना खिलाना लग सकता है, किसी को अलग अलग होते हैं, मेरे लिए एजुकेशन इज़ क्लोजेस्ट, बिकॉज मैं कभी स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। तो उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा करना। सो लास्ट ईयर वी हेल्प 100 चिल्ड्रन, 100 स्टूडेंट्स को हमने फ़ंड किया। इस साल कोशिश है कि उसको मिनिमम हम कुछ उससे इंक्रीज़ कर पाएँ, 200, 300, 500, आई एम नॉट कमिटिंग ऑन दैट, बट वो एक बकेट लिस्ट में हमेशा रहेगा, क्योंकि अपनी ज़िद्दें पूरी कर ली हैं, अब उसके बाद वो लिस्ट चलती रहेगी। अब यही है कि जितना हम कर सकें टूवर्ड्स दैट। सेकंड बकेट लिस्ट पे है टू पुट मोर फोकस एंड अटेंशन टू यूट्यूब चैनल, उसको और समझना और अच्छा करना और लोगों को उसके थ्रू और लोगों तक बात को पहुंचाना, ये है। एंड थर्ड इज़ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड सम अकेडमीज़, कि बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि मैं एक कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, बट पूरी दुनिया को मैं अकेला नहीं बदल सकता, क्योंकि मैंने इन्फ्लुएंस को समझा है, यूट्यूब को काफ़ी समझा है, कोचिंग को समझा है, ट्रेनिंग को समझा है, पब्लिक स्पीकिंग को समझा है, मेरी जो 4-5 स्ट्रेंथ्स हैं, तो मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि और लोगों में ये मैं पास ऑन कर पाऊँ। एंड देन एवरी फील्ड कैन हैव अकेडमी। कोई फिटनेस में बहुत अच्छा है बट उसको ये सारे एलिमेंट्स नहीं पता, तो वो भी लाखों लोगों की हेल्प कर पाए। कोई इन्फ्लुएंसिंग में बहुत अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, तो उसको मैं एलिमेंट्स दूँ, फंड कर पाऊँ, इन्वेस्ट कर पाऊँ, जो भी मेरी तरफ से हो सकता है पैसिवली। So this is the third thing which I'm working on. This is a huge project, Yes. but we have started already, so we're quite excited about it. Lovely. And final end में any one advice that you want to give to our audience? लाइंस में कंप्लीट करते हैं इसको, कि हमने तजुर्बे की बात करी थी बीच में, उस पर मैंने 2 लाइंस बोली थी, तो उसी के रिलेटेड ये एक और बात है कि क्यों डरना कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरना कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।
क्या बात है जी। थैंक यू सो मच हिमेश फॉर कमिंग एंड इतना फ्लो में गया है, इतनी डीप इंसाइट्स, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स आपने शेयर किए, तो बहुत ही मज़ा आया एंड आई एम श्योर दैट ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस क्वेश्चन। इंटरेक्शन इसीलिए अच्छी हुई क्योंकि वो फ्लो बड़ा अच्छा गया, और आपके जो नगेट्स थे बीच में, द विजडम नगेट्स, द जेम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने वो पूरा एक पिरोते गए वो उस पूरे एपिसोड को, बहुत मज़ा आया। थैंक यू।